क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टॉपिक थे। तो सबसे पहले मैं कुछ दो चार सवालात पूछ लेता हूँ जो लोग नए हैं उनके हिसाब से, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं? ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं और कोई ना कोई शॉप पर या किसी जॉब पे कहीं ना कहीं से उनकी इनकम आ रही है? कहीं ना कहीं से कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ कमा रहे हैं। ठीक हो गया। स्पेसिफिक कितने ऐसे सेलर्स यहाँ अगर आए हुए हैं जो दराज से प्रीवियसली कनेक्टेड हैं और जिन्होंने आज का वर्कशॉप ज्वाइन की है? ठीक है। अच्छा जी, तो मोस्टली लोगों को ई कॉमर्स की इतनी ज़्यादा हाउ नो नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है, स्क्रैच से, ताकि चीज़ें थोड़ी सी समझ आ जाएं। और आज के दिन भी वर्कशॉप है और कल की भी रखी गई है, ठीक है। संडे वाले दिन ऑलमोस्ट सेम टाइम है, 11 से 1। उसके बाद बाहर नेटवर्किंग है और स्टॉल्स वगैरह हैं, ताकि वहाँ से आप अपनी परचेजिंग, सोर्सिंग के प्रॉब्लम्स या आपके लॉजिस्टिक के जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, या किसी को अगर कोई सर्विस लेनी है किसी एजेंसी से, तो अंडर वन रूफ काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? हम जो नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, वो कॉमर्स होता है, ठीक है। जो हम दुकान पे माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये कॉमर्स की टर्म में आ जाता है पूरा। जो भी हमारा काम चल रहा है किसी भी उस पे, ठीक है, वो वहाँ पे ये टर्म यूज़ होती है। अब जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल कोई चीज़ यूज़ हो गई, जैसे हमने अगर अपने मोबाइल के थ्रू काम किया, जैसे मैंने अगर कोई चीज़ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और वो सेल हो गई, तो वो भी ई कॉमर्स की टर्म में आएगी, ठीक है। ई कॉमर्स की टर्म में आ गई, मतलब हम सब इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं, मगर हमें इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब बताएं कितने लोग हैं जो ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं? ठीक है, कुछ रेशो बढ़ गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। ई कॉमर्स जो नॉर्मल लोग समझते हैं कि यार पता नहीं क्या चीज़ है, कोई बला है तो ऐसा नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मॉडल आ जाता है, ठीक है। इसमें आपका वेबसाइट मॉडल आ जाता है, आपका सोशल मीडिया मॉडल आ जाता है, ठीक है। और एक जो है आपका FNF मॉडल कह सकते हैं, जो हम नॉर्मल व्हाट्सएप पे या अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल से, जब भी कोई ई कॉमर्स बिजनेस इनिशियली स्टार्ट होता है, बेबी स्टेप पर होता है, कोई बेसिक से स्टार्ट करता है, तो वो नॉर्मल पहले अपने व्हाट्सएप के थ्रू, अपनी फेसबुक आईडी के थ्रू उसको प्रमोट करेगा, फिर जो है अपना फेसबुक पेज बनाएगा, ठीक है। तो वो ये बेबी स्टेप से जो है यहाँ से आगे जा रही होती हैं चीज़ें। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? मोस्टली लोग वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं कि यार या अब हम वेबसाइट बना लेते हैं, या हम फेसबुक पे एड्स रन कर लेते हैं, या हम जो है अपना फेसबुक पे पेज बनाते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस मॉडल पे जाते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो वेबसाइट की भी आपकी ट्रैफिक आ रही होती है, मोस्टली आपके पास अगर वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही है, वो भी आपके फेसबुक से आ रही होती है, ठीक है। फिर एक मॉडल आ जाता है आपके पास मार्केट प्लेस मॉडल, जो कि नॉर्मली अमेजोन वगैरह चल रहा है, दराज चल रहा है, ठीक है। मोस्टली लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें खर्चा कम है, ठीक है ना, आपका एक्सपेंस कम लगना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इनिशियल लेवल पे, कोई आपसे मार्केटिंग बजट नहीं लिया जा रहा। कि अगर इससे पहले की केस स्टडी थी कि अगर आप जो है उस पर जा रहे हैं फेसबुक एड्स मॉडल पे, तो वहाँ आपको ऐड स्पेंड करना ही करना है, चाहे आपको रिस्पॉन्स आए या ना आए, ठीक है। उस केस में आपका ऐड का बजट लगना ही लगना है, कि अगर आपने किया कि भाई मेरी रोज़ की 1000 की ऐड चले, तो वो आपके 10 दिन में 10,000 की ऐड चल गई। आपको रिस्पॉन्स आया नहीं आया, सेल आई नहीं आई, वो एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है, बट वो आपकी एड्स रन हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, इनिशियली ई कॉमर्स को समझने के लिए मार्केट प्लेस मॉडल पे आते हैं, जिसमें 4-5 बहुत सारी मार्केट प्लेस हो गई हैं पाकिस्तान में, अगर सिर्फ गिनेंगे तो दराज है, OLX है, टेलीमार्ट है, प्राइस ओए है, ई शॉपिंग है, होम शॉपिंग है, आई शॉपिंग है, क्रेव मार्ट है, फूड पांडा है, बैग गैलरी है, तो ये आप गिनते चले जाएंगे। मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है? एक कंपनी बायर और सेलर को कनेक्ट करती है, ठीक है, एज अ एजेंट या एज अ एजेंसी, जो मॉडल कहलाता है, थर्ड पार्टी, वो बायर को और सेलर को कनेक्ट कर देती है। जिस तरह ऊबर आई थी, ठीक है ना, ड्राइवर को और पैसेंजर को कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है। तो ये सारी जो है मार्केट प्लेस टर्म के उसमें आ जाते हैं। जिस तरह ज़मीन.pk है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बाइकिया है, वो सब ऊबर करीम वो एक ही उसमें आ गई। फूड की कैटेगरी में फूड पांडा आई थी, रेस्टोरेंट को और कस्टमर को एक साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, टाइम भी आपका सेव हो रहा है,
ठीक है। और जब इस तरह की चीज़ें इनिशियली स्टार्ट होती हैं ना, जब बड़ी कंपनियां स्टार्ट होती हैं तो वो पहले बहुत ह्यूज डिस्काउंट दे रहे होते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। आज देखेंगे तो फूड पांडा की एड्स इतनी नहीं चलती जितनी 2020 में चला करती थी, ठीक है। क्यों? अब लोगों को उसकी अवेयरनेस आ गई, अब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। अब उस टाइम पे रेस्टोरेंट पे जाके फूड पांडा कहता था कि भाई हम आपको, अगर किसी रेस्टोरेंट को, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखते हैं कि मानू आइसक्रीम एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, अगर उसको ऑन बोर्ड होना है तो 2020 में उसके पास फूड पांडा जाके कहेगा कि भाई मैं आपको टैबलेट भी दे रहा हूँ, मैं आपको जो है ब्रांडिंग भी दे रहा हूँ, टी शर्ट्स भी दे रहा हूँ, XYZ ये फैसिलिटीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ भी कॉस्ट नहीं है, आपने आके रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। सिर्फ अपने जो है प्रोडक्ट लगाना है और अपनी डिटेल से लॉगिन करना है और ऑर्डर आ जाएगा आपको। अब फूड पांडा क्या कहता है, एक महीना हम देखेंगे पहले आपके स्टोर को, आपके रेस्टोरेंट को, कि आप हमारी पॉलिसी पे पूरा उतरोगे कि नहीं, ठीक है। अगर उतरोगे तो हम लेंगे आपसे, ठीक है। और वो एक महीना देखने के भी हम आपसे एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम आपको मज़ीद देखेंगे कि आप चल सकते हो, तो फिर हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। और उसमें भी अब आपको टैब परचेज़ करना है, कंपलसरी आपको 3 टी शर्ट परचेज़ करनी है, 2 बैग कंपलसरी परचेज़ करने हैं। क्यों? अब उसको रेस्टोरेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके पास रेस्टोरेंट आ गया है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अब 70 to 80% बिजनेस जो है फूड पांडा पे और इस मार्केट पे कर रहे होते हैं, ठीक है। एक टाइम पहले लोग नहीं करते थे इस पे बिजनेस, अभी मोस्टली आप देख लें किसी भी होटल के बाहर 7, 8, 9 बजे के टाइम पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने जो है राइडर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। ये एक इसी टर्म में आ गया। फिर ऊबर की एग्जांपल के पहले फ्री वाउचर देता था ऊबर, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए, लोगों को आदी किया चीज़ों का, ठीक है, कि लोग हमारी कंपनी को यूज़ करें, उसकी तरफ आएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो मार्केटिंग बजट इस चीज़ पे लगा रहे होते हैं, लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। आज उसकी बहुत सारी रिप्लेसमेंट है, करीम है, इन ड्राइव है, बाइकिया है, ठीक है। एक आध नई कंपनी रिसेंटली एक और भी स्टार्ट हुई है। फिर इसके बाद आ जाता है ई कॉमर्स में आपका बाइंग सेलिंग वाला मॉडल, जिसमें दराज है, ठीक है। दराज भी इसी तरह स्टार्ट हुआ था 2016-17 में, ठीक है। केमू के नाम से दराज स्टार्ट हुआ था। उसमें क्या था, केमू में नॉर्मल सेलेक्टेड वेंडर्स को उन्होंने ऑनबोर्ड किया था इसी तरह की फैसिलिटीज़ देके कि भाई आपके लिए एड्स हम चलाएंगे, आपके लिए मार्केटिंग हम करेंगे, आपके लॉजिस्टिक को हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो उससे जो है उन्होंने एक वेंडर्स का जो है फुटफॉल हासिल कर लिया। उस वक्त वेंडर्स की ज़रूरत थी उनको, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता गया। उसमें जो है अब क्या है, दराज को सेलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दराज के पास एक बड़ा नंबर है सेलर्स का, और वो हर 6 महीने के हिसाब से सेलर क्लीन अप प्लान कर रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या है, वो क्या कहता है कि भाई आपने जो है हमारी पॉलिसीज़ के साथ चलना है, ठीक है। हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं? नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं कि भाई आपने प्रोडक्ट को टाइमली शिप करना है, आपने जो है अपने प्रोडक्ट पे जो है फ़ोटोग्राफी अच्छी रखनी है, उसका कंटेंट अच्छा रखना है, उसकी लिस्टिंग अच्छी रखनी है, उसकी ग्राफिक अच्छी रखनी है। ठीक है, तो उसी पे एक एग्जांपल अभी आपके साथ भाई शेयर करेंगे कि अगर इनिशियल लेवल पे किसी को स्टार्ट करना है ऑनलाइन से, एक बिल्कुल बेसिक तरीके से या स्क्रैच से, तो हम उस पर किस तरह जा सकते हैं दराज पे, ठीक है। कि दुकानदार को आप किस तरह अप्रोच करेंगे और दुकानदार का माइंडसेट क्या होगा और आपकी जो है स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए या आप कितने प्री प्लान्ड होने चाहिए, ठीक है। तो साथ भाई ओवर टू यू, आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो सेशन में आए? हैंड रेस कीजिएगा। फ्री सेशन में कितने लोग आए? और पेड कोर्स वाले कितने हैं? तकरीबन बराबर ही है। अच्छा जी, तो देखें भाई, ये हमारा एक यहाँ पर कोर्स चल रहा है दराज का, जिसकी आखिरी की 2 क्लासें थी, ठीक है ना। शुरू की भी हमने 1-2 क्लासें फ्री कर दी थी।
हमारा मकसद नहीं होता कि हम लोगों से कमाएं, मकसद ये होता है कि इंटरेस्टेड लोग हमें मिल जाएं, ठीक है ना, जिनको काम करना है, जिनको बिजनेस करना है। अब यहाँ पर 300 लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोग परेशान है कि भाई करना क्या है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो हर किसी के लिए नहीं है ऑनलाइन मॉडल, हर किसी के लिए दराज नहीं है, इसलिए हमने इसके अंदर शॉपिफाई भी रखा था, के से यूए की मार्केट के बारे में भी इसमें चीज़ें रखी थी। तो इन दी एंड हमारा मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए। अगर लेडीज़ यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर आई हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनको ऐसा मॉडल बताऊं कि जो लेडीज़ के लिए ईजी हो, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा मॉडल है ना, वो उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल मार्केट में जाकर प्रॉपर, जैसे कि प्रॉपर सेल्समैन नहीं है, वो कहते हैं कि यार हम चुपचाप काम करें, सुकून से काम करें। तो 2 वर्कशॉप्स हमने रखी हैं। आज हमारी 10th क्लास है, ठीक है, कल हमारी 11th क्लास है। आज की जो क्लास है इसमें हम होलसेल के बारे में आपको बताएंगे कि होलसेल मॉडल क्या है, होलसेल मॉडल पर किस तरह काम करते हैं, ठीक है। मल्टीपल मॉडल्स होते हैं दराज पर काम करने के, लोग इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकते हैं, लोग होलसेल पर भी काम कर सकते हैं। होलसेल ये होता है कि आप किसी के ब्रांड को अपना मतलब अपनी अथॉरिटी लेकर बेचते हो। और अगर आप मेरी बात करोगे तो 4 साल पहले, 3 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो मेन जो मेरी सक्सेस थी ना वो होलसेल मॉडल में थी। होलसेल मॉडल में क्या था कि पैकेजिंग प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि एक ब्रांड है उसको हज़ारों लोग बेच रहे हैं, ठीक है ना। मैं अगर एक ब्रांड होलसेल का ला रहा हूँ तो वो मैं ही बेच रहा हूँ क्योंकि अथॉरिटी मुझे मिली हुई है, दूसरा वो कोई बंदा बेच ही नहीं रहा। ना मालिक के पास इतना टाइम है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऑनलाइन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ऑनलाइन खरीदारी करने वाले तो हैं, बेचने वाले काफ़ी कम है। तो मालिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, मालिक कहता है भाई आप ले लो बेचो, हमें कैश में इन्वेंट्री ले लो, हमारे से उधार वगैरह नहीं करना, ठीक है ना। तो मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और ये मॉडल आपको पूरे पाकिस्तान में दराज के कोर्स में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। ये मॉडल लोग आपको पढ़ाएंगे अमेज़ोन के कोर्स में, जो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिल वक्त एक बंदा है जिसका पेट ही खाली है बिल्कुल भाई, उसको अगले दिन खाने की नहीं, आप कह रहे हो अमेज़ोन सीख लो, पैसे मिलेंगे 1 साल के बाद, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बतानी है कि अगर आप लोगों के माइंड में ये है कि मेरे पास 50,000 रुपये है, 1 लाख रुपये है और मैं इससे अच्छा कमा लूँगा, तो ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना, कि 50,000 इन्वेस्टमेंट, 1 लाख इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम होता है ऐसा। हमारे ऑफिस में 1 करोड़ प्लस की इन्वेंट्री पड़ी हुई है करंटली, हमारे ऑफिस में 1 करोड़ प्लस की इन्वेंट्री है, तब जाके हम 20 लाख 25 लाख रुपए मंथली उठाते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि मेरे पास 1 लाख रुपए, अब मैं क्या कमाऊंगा। 1 लाख रुपए के हिसाब से आपके 2,500 रुपये महीना बन रहा है या आपका 5,000 रुपये महीना बन रहा है एक्सपेंस निकाल कर। तो जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करे, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या करेगा, वो सर्विसेज करेगा। किसी के पास इन्वेस्टमेंट है उसके साथ पार्टनर बन जाए, ठीक है। किसी ब्रांड्स को जाकर हंड कर लें। ब्रांड को जाकर कैसे हंड करेंगे, पहले अपने उसी 50,000 25,000 10,000 20,000 से बिजनेस को स्टार्ट करना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है। जब काम आ जाए आपको, फिर उसके बाद आप मार्केट में निकलोगे इन्वेस्टर की तलाश में या आप मार्केट में निकलोगे ब्रांड की तलाश में। लेकिन फर्स्ट ये है कि अपना इंडिविजुअल स्टोर स्टार्ट करना है और काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2.5-3 लाख रुपए हैं, आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया दराज पर, काम भी अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप 3 लाख 4 लाख का रेवेन्यू मंथली क्रॉस करते हैं तो आप लोगों पर लाजिम है कि आप डीमॉल की तरफ जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका अपना नुकसान होगा, ठीक है। इंसान वक्त के साथ अपनी ग्रोथ नहीं करेगा तो वो डाउन चला जाएगा, बिल्कुल डाउन चला जाएगा। वक्त के साथ साथ अपनी ग्रोथ करें, ठीक है। सिर्फ वर्कशॉप में आने का ये मकसद नहीं है कि सुबह उठ के आज हफ्ते का दिन है, काम की छुट्टी लेके या काम पर चलो मैं लेट चले जाऊंगा, वर्कशॉप जाकर ले लेता हूँ। माइंडसेट बनाना है। हमारी ये क्लास है जो क्लास 1 थी, फर्स्ट क्लास, वो बिल्कुल फ्री है सबके लिए। सफ़ान से आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी। उसमें बताया गया है कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, A to Z सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो उसको आपको घर जाकर लाजमी देखना है। कल भी हमारी वर्कशॉप है, उसमें भी आप सबको लाजमी आना है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, हैंड रेस कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग बैठे हैं यहाँ पर जिनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनके ऑर्डर इस वजह से नहीं आ रहे कि इनको काम करना आता है, इनके ऑर्डर इस वजह से आ रहे हैं कि इन्होंने स्टोर बनाया, प्रोडक्ट हंट किया और लिस्ट कर दिया, थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर दी,
जिस वजह से इस 20 लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं। मार्केट अभी सही बता रहा हूँ बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। खाली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई हमारी ऑफिस ही कोई 150 स्टोर्स बना चुकी है पिछले 3 साल में, और रोज़ के हम 2-4 क्लाइंट्स को मना ही करते हैं कि नहीं यार हम काम, हमारे पास स्पेस नहीं है, क्योंकि अब हम छोटी इन्वेस्टमेंट पे काम ही नहीं करते, 5 लाख 10 लाख पे हम लोग काम ही नहीं करते। तो क्लाइंट मार्केट में भरपूर है, लोग बाइंग करने वाले बैठे हैं। अगर आपको देखना है ना ये चीज़, TCS हो गया, लेपर्ड हो गया, दराज की ऑफिस हो गई, यहाँ पर एक दिन जाकर सिर्फ आप लोग बैठ जाएं कि भाई कितना बंदा कितने ऑर्डर लेकर आता है, वैसे ही चले जाएं, सलाम दुआ कर लें, किसी से पूछ लें भाई कैसा काम चल रहा है, सब सही है, भले अपना एक पार्सल लेकर चले जाएं। वहाँ आपको एक पार्सल वाले कम ही मिलेंगे, कम से कम 10-15 पार्सल वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो मार्केट में काम तो है, अब आपके ऊपर है कि आपको काम करना है या नहीं करना। फिर एक सबसे बड़ा जो गैप है ना हमारी मार्केट में, सब एक दूसरे को देखकर ही चीज़ें खोलते हैं और दूसरा बंदा कोई नहीं खोलता। अगर एक बात करता हूँ, अभी 2-3 साल पहले सोडा शॉप स्टार्ट हुई थी, अभी हर कोई गली में सोडा शॉप खुली हुई है। ऐसे बिजनेस थोड़ी चलेगा, आप स्ट्रगल ही करोगे हमेशा, किसी को देखकर खोलोगे तो। प्रोडक्ट ऐसा हो जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। ठस्टी वाले ने सोडा शॉप खोली, मार्केट में नहीं थी, ठीक है, या उसने कोई ऐसी मार्केटिंग की, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन क्या है, मैं अभी किसी को बोलता हूँ ना सोडा, तो वो ठस्टी का ही नाम लेता है, कहता है नहीं भाई ये नाजमाबाद में, बादराबाद में मुझे उसी से पीना है सोडा, बाकी सब बेकार है, क्योंकि उसने आगे अपना नाम बना दिया। अब आप लोगों ने बनाया तो वो बंदा कह रहा है चलो पी लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अभी ये बाइकॉट वाई कोल्ड ड्रिंक्स का तो शायद इनकी सेल्स अच्छी हो गई हो, लेकिन वैसे भी उनका प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन इसमें आप फिर एक कोई अच्छा बिजनेस नहीं बना सकते ना, इतना अच्छा कमा नहीं सकते आप। क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि मॉडल पुराना हो गया है, आप कोई यूनिक चीज़ कर नहीं रहे, और कर भी रहे हो तो प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है। एक जगह हमने सोडा पिया, बहुत अच्छा था, मैंने कभी नहीं पिया ऐसा सोडा, लेकिन उस बेचारे को मार्केट करना ही नहीं आता प्रोडक्ट को, बैठा हुआ है वो मोबाइल में लगा हुआ है, क्लाइंट आया, मोबाइल लग के दे दिया सोडा, कहानी ख़त्म, दोबारा मोबाइल में लग गया। तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, उन प्रोडक्ट्स पर वर्किंग करनी है। उन प्रोडक्ट्स पर काफ़ी सारे मार्केट में ऐसे ब्रांड्स हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, उन ब्रांड्स पर वर्किंग करनी है। लेकिन किसी क्लाइंट को पिच करने से पहले, होलसेल के किसी ब्रांड को पिच करने से पहले आप लोगों को चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लाजमी देख लीजिएगा, सफ़ान आपके साथ शेयर कर देगा। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं होलसेल की। होलसेल का मतलब हो गया कि जो पाकिस्तान में ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये ब्रांड है। ब्रांड जो होता है ना वो ऑफलाइन का किंग होता है, ठीक है। ऑफलाइन मार्केट में उसकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है, अच्छा उसका होल्ड होता है, लोग उसके प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रांड वो जब ही बनता है कि जब उसका सिस्टम चल रहा है, जब भी वो जगह जगह ब्रांचेस खोल रहा है, अपनी सप्लाई बढ़ा रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़वा रहा है। फिर आप लोग हैं, आप लोग क्या हैं? ऑनलाइन के किंग है, ठीक है। काफ़ी सारे अभी ऑनलाइन के किंग नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन का किंग बनना पड़ेगा, चीज़ें सीख करके किस तरह की जाती हैं, ठीक है। ब्रांड ऑफलाइन किंग और आप जो है वो ऑनलाइन किंग है। अच्छा जी, अब ब्रांड से आपको क्या मिलेगा? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रांड्स आपको देगा? ब्रांड गिव यू कैटेगरी मल्टीपल SKUs। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हंटिंग की बात करते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हो कि यार कौन सा प्रोडक्ट बेचें और कौन सा हम नहीं बेचें। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको ब्रांड का ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है ना, आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और फिर आपको उस पूरी कैटेगरी को लॉन्च कर देना है दराज पर। तो ब्रांड आपको कैटेगरी दे देता है, ब्रांड आपको मल्टीपल SKUs दे देता है, और फिर क्या होगा, ब्रांड खुद आपके लिए काम कर रहा है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, और तीसरी चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग मुश्किल है, नहीं, तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, वो होती है सप्लाई चेन, ठीक है। सप्लाई चेन जो होती है ना, उसको सॉर्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारा ज़्यादातर जो टाइम जाता है ना वो सप्लाई चेन में ही जाता है, मतलब कि इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है, ऑर्डर लगे हुए, इन सारी चीज़ों में। अच्छा, उसके बाद ब्रांड आपको देता है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग क्या होती है? ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बाय किया, उस पर आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हुई है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, उसके ऊपर उसका लोगो वगैरह, बॉक्स वगैरह होता है। अब ये देखें, ये शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये आपको नॉर्मल थैली में दे देते हैं प्लास्टिक की, इसमें क्या ब्रांडिंग है? इसमें दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है ब्रांड का, ठीक है, दूसरा यहाँ पर पीछे एक चिट लगी हुई होती है, ठीक है, तीसरा कभी वो साइड पर भी लगा देते हैं,
और उसके बाद टैग वगैरह आपने लगा दिए, तो इसको कहते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, ब्रांडिंग इसको कहते हैं। पैकेजिंग बाकी आप देख लें अपने हिसाब से, अगर आपके ब्रांड के नाम की शीट वगैरह आ जाए, इस तरह कहते हैं। अच्छा, ब्रांड से ये फायदा होगा कि आप डायरेक्ट डीमॉल पर जाओगे थ्रू अथॉरिटी लेटर। ठीक है, पहले पॉलिसीज काफी इजी थी, अब थोड़ी सी सख्त हो गई है। पॉलिसी ये है कि ब्रांड दराज को ईमेल करेगा। अगर ब्रांड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से दराज को ईमेल कर दी कि ये बंदा जो है ये मेरा ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो दराज आपको डीमॉल दे देगा। अभी हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने खुद लगवा लिया डीमॉल, आराम से लगा लिया उन्होंने डीमॉल। ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया, विद इन 10 to 15 डेज उनका डीमॉल अप्रूव हो गया। अच्छा, क्या बेच रहे हैं वो? उन्होंने स्टेशनरी के ब्रांड्स हंट किए थे। वो रहते भी नहीं है पाकिस्तान में, सखर में रहते हैं वो। उन्होंने स्टेशनरी के 2 ब्रांड्स हंट किए और अपने एक स्टोर पर दोनों ब्रांड्स का डीमॉल लगा दिया। अच्छा, पहले उन्हें इतनी चीज़ों का नहीं पता था, उन्होंने सीखा, आकर समझा हमसे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे डीमॉल लगा कर दें। मैंने कहा यार हमारी सर्विस बहुत महंगी है, हम ब्रांड्स को सर्विस चार्ज करते हैं, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हम ब्रांड से चार्ज करते हैं डीमॉल अप्रूव करवाने के। आप खुद अप्लाई करें, आपका अप्रूव हो जाएगा। तो उन्होंने अप्लाई किया, 10-15 दिन में उनका अप्रूव हो गया। अच्छा जी, व्हाट डज ब्रांड नीड्स? ठीक है, ब्रांड क्यों आपसे, भाई आपके साथ ब्रांड क्यों काम करेगा? आप जब उसे जाकर बताओगे कि मैं ये काम करता हूं, ब्रांड आपके साथ क्यों काम करेगा? ब्रांड आपके साथ इसके लिए काम करेगा क्योंकि ब्रांड को चाहिए सेल्स। ठीक है, और ब्रांड्स को चाहिए विजिबिलिटी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड को विजिबिलिटी चाहिए और ब्रांड को चाहिए सेल्स। सेल्स एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसी भूख है जो कभी भी खत्म नहीं होती। बंदा कहता है आज 5 लाख की हुई तो कल 10 लाख की हो, मैं और अपने बिजनेस को ग्रो करूं, बिजनेस को एक्सपेंड करूं। और आप मल्टीपल ऐसे ब्रांड्स देखते होंगे जो आजकल हर इलाके में खुल रहे हैं। एक ब्रांड की बात कर लेते हैं, रोनिन ब्रांड है, आजकल हर इलाके में वो एक शॉप खोल रहा है अपनी। वो क्यों खोल रहा है? 2 रीजन है इसके पीछे। मेन रीजन इसका सेल नहीं है, मेन रीजन है कि इसकी ब्रांडिंग हो रही है। दुकान ऐसी बनी हुई होती है, बंदे के दिमाग में आ जाती है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे दिमाग में क्यों ऑडियोनिक नहीं आया पहले? मेरे दिमाग में रोनिन क्यों आया पहले? रोनिन इसलिए आया क्योंकि हम मल्टीपल जगहों पर इसको देख रहे हैं। कोई बोलेगा एयरपोर्ट, आप बोलोगे यार रोनिन की मैंने वीडियो देखी थी, काफ़ी अच्छी थी। बिलाल भाई तो हर प्रोडक्ट को बेचते हैं। ठीक है, बिलाल जो है वीडियो वाली सरकार, वो हर प्रोडक्ट का रिव्यू करता है। लेकिन आपके दिमाग में ऑडियोनिक इसलिए होगा क्योंकि ऑडियोनिक बहुत ज़्यादा मार्केट करता है, रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार आपको दिखाएगा, बार बार आपको दिखाएगा। इससे क्या होगा? सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, अब ये शॉप्स हो सकता है इनकी अपनी हो या इनकी अपनी ना भी हो, लेकिन ऑनलाइन कस्टमर, ऑनलाइन वेबसाइट तो इनकी अपनी है, दराज का स्टोर इनका अपना है, तो वो एक क्लाइंटेल अलग ही इनको मिल रहा होता है। अच्छा, अब एक चीज आती है कि यार मैं किसी के ब्रांड को फोटोग्राफी क्यों करवाऊं, मैं किसी के ब्रांड को डिजाइनिंग क्यों करवाऊं? ठीक है, देखो ब्रांड के पास जो अवेलेबल होता है ना कंटेंट, वो सोशल मीडिया कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक एक्टर खड़ा हुआ है हाथ में एयरपोर्ट लेकर, उसके कान में एयरपोर्ट लगे हुए हैं। ऑनलाइन ये पिक्चर्स नहीं चलती। ठीक है, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आती है ऑनलाइन में। सोशल मीडिया कंटेंट जो होता है वो डिस्क्रिप्शन में आता है, और ब्रांड आपको कभी नहीं डिजाइनिंग करके देगा। नहीं, हमने जितने ब्रांड्स के साथ काम किया हमने खुद डिजाइनिंग करवाई है, क्योंकि ब्रांड अपनी डिजाइनिंग हमें एक्स्ट्रा डिजाइन करके नहीं देगा। हाँ, आप अगर 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री लोगे तो शायद आपको डिजाइन कर कर दे दे। ये 2 भाई खड़े में यार, आप बैठ जाए ना, कहीं सीट वगैरह उठा लें। सफान बेटा पीछे सीटें लगवा लो। पंखे भी चला दो यार, वहां पीछे के पंखे भी चला दो। अच्छा, तो ब्रांड को चाहिए सोशल मीडिया कंटेंट। सोशल मीडिया कंटेंट ब्रांड के पास होता है, वो आपके किसी काम का नहीं है। आपको प्रॉपर ई कॉमर्स का कंटेंट चाहिए, प्रॉपर आप लोगों को ई कॉमर्स का कंटेंट चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि हम लोग अपनी भाई खर्चा करते हैं, कम से कम 25,000 रुपये खर्चा होगा आपका। प्रॉपर उसकी फोटोग्राफी होगी, डिजाइनिंग होगी, सारी चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिफरेंट साइजेज होते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स के वो अलग ही साइज हैं। फेसबुक के डिस्प्ले के साइज अलग होते हैं, कवर का साइज अलग होता है, पोस्ट का साइज अलग होता है, इंस्टाग्राम के साइजेस अलग होते हैं, इसी तरह दराज के भी साइजेस सारे अलग होते हैं। इसमें हमें चाहिए होती है वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स चाहिए होती हैं और स्टोर डेकोरेशन चाहिए होती है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें इसमें चाहिए होती हैं। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड्स? अब बात आएगी यार, ठीक है एक चीज़ समझ आ गई कि हमें ब्रांड पर काम करना है,
लेकिन किस तरह के ब्रांड्स पर काम करना है, कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। डेली यूजेज प्रोडक्ट, डेली यूज में कौन से प्रोडक्ट आते हैं बताएं जरा मुझे। होम एंड किचन और स्टेशनरी और मोबाइल एसेसरीज और इसके अलावा, तो आप लोगों को पता भी है कि डेली यूजेज क्या है, फिर भी आप लोग काम नहीं कर रहे, फिर भी आप लोग स्टार्ट नहीं कर रहे। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि डेली यूजेज के कौन से प्रोडक्ट होते हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको बेचारों, काफ़ी सारे तो ऐसे भी लोग हैं कि वो बस खुश है, महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, वो ब्रांड खुश है, उसको आगे जाना ही नहीं है, ब्रांच भी उसकी एक है, वो कह रहा है बेहतरीन है, लाइफ सेट है अपनी, अगले 5 साल तक तो मैं 2 लाख रुपए में एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, डेली यूजेज प्रोडक्ट की बात आ गई, उसके बाद आ जाता है वेल नोन। थोड़ा सा ऐसा ब्रांड को हमें देखना है ना, पता चला एक ब्रांड बंदे ने बनाया है, वो खुद ही बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, पता चला आप भी उसकी स्ट्रगल में घुस गए, नहीं नहीं मैं आपको दराज पे काम करके देता हूँ, इस तरह नहीं, आपको पता हो कि उसका प्रोडक्ट का जो रिव्यू है वो बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आता है। ठीक है ना, देखो ये पूरे एशिया में हम एक जैसे ही लोग हैं, हम सबकी ख्वाहिशात, हम सबके जो दिमाग है ना वो मिलते जुलते हैं, तो इसमें क्या, आप कराची में एक इलाके में एक प्रोडक्ट बिक रहा है ना, तो वो पूरे पाकिस्तान में बिक सकता है। ठीक है, तो वेल नोन ब्रांड हो, आप देखते हो कि हाँ यार इसकी अगर ये दुकान है तो ये प्रोडक्ट बिकता है, अच्छा बिकता है प्रोडक्ट, अगर मैं इसको नेशनल वाइड करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में बेचना चाहता हूँ, तो मुझे फायदा होगा, सेल्स मिलेगी, मुझे फायदा होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी एक चीज आती है कि भाई पॉकेट फ्रेंडली हो। ठीक है ना, अब पॉकेट फ्रेंडली का मतलब क्या है, पॉकेट फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि बंदे की जेब पर भारी ना हो। ठीक है ना, इसमें देखें 2 चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मुझे एलसीडीज बेचनी है ऑनलाइन, ठीक है, एलसीडीज हो गई, होम अप्लायंसेज हो गई, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज आपको बेचना है, एसी बेचना है। अब आप कहोगे ये तो यार जेब पर भारी है, नहीं ये जेब पर भारी नहीं है, क्योंकि इसके रेट ही ये होते हैं भाई, अगर किसी को एलसीडी लेनी है तो 30-40 हज़ार से कम की नहीं मिलेगी, उसमें आपका 5% कमीशन होगा, तो आप वो बेच सकते हो। ठीक है, जेब पर भारी वो चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल एक शैम्पू आता है जो आप बाय करते हो 500 रुपये का, एक शैम्पू आता है जो लेडीज़ ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, एक शैम्पू आ जाए तो वो लेडीज़ बाय करती है 4,500 रुपये का। ठीक है, तो जो 4,500 वाला शैम्पू होगा उसकी सेल्स कम होगी, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस प्रोडक्ट में जाओ, क्योंकि उसकी सेल्स कम होगी, आप ना ज़्यादा आपकी अच्छी लर्निंग होगी, ना आप सीख सकोगे, आप परेशान ही रहोगे कि यार मेरे पैसे क्यों नहीं बन रहे। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट पर जाना है जो पॉकेट फ्रेंडली एलसीडी। अब एलसीडी में भी जैसे कि बात करते हैं घड़ी, एसी में अगर हम बात करते हैं, घड़ी बहुत महंगा है, नॉर्मल आप डॉलेंस लेने जाओगे 1,10,000 1,20,000 तक का एक आप 1 टन का एसी मिल जाएगा, घड़ी आपको मिलेगा 1.5 लाख का। तो घड़ी पे नहीं जाना आपको भी, गरीब को हम संभाल लेंगे, गरीब के साथ हम काम करेंगे, हम उससे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, आपको उस पर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आप लोगों को टाइम लगेगा सेल जनरेट करने में, उसमें क्या होता है कस्टमर का दिमाग बनाना होता है कि भाई तुझे ये 1.5 लाख का लेना है तो क्यों लेना है। ठीक है ना, तो पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट पर जाना है। पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो आप इजीली किसी अगले को बेच सकें। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आती है, ये हमें ये देखना है कि उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो। यूएचयू का आप लोगों ने नाम सुना है? यूएचयू का कितने लोगों ने नाम सुना है? हमने उसके ब्रांड अप्रूवल भी करवा ली थी। ठीक है ना, और इतनी बड़ी बात नहीं करता कि जितने ब्रांड्स आप मुझे नाम बताओगे ना, हर किसी को हमने बातचीत करके ही छोड़ा हुआ होगा, किसी को हमने मार्केट में रहने नहीं दिया, हर किसी से जाके बात की, क्योंकि मार्केट ही पूरी खाली थी। काम लोगों को करना है, अगर मैं जाके पिच नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। अब होता क्या है, एक बार पिच कर दिया, किसी को 2 साल पहले किया, किसी को 1 साल पहले किया, हर महीने लीड्स जनरेट हो रही होती हैं, रिटर्न आ रहे होते हैं क्लाइंट्स के, यार आपने मुझे बताया था, अभी हमने आपकी वीडियो देखी तो हमें स्टार्ट करना है दराज पर। तो क्या हुआ, वो 2 साल पहले जो मैंने लीड जनरेट की थी मुश्किल हालात में, आज अच्छे हालात में काम आ रहा है, पुराने क्लाइंट भी आ रहे हैं कि उसको पता है ये काम करता है ऑनलाइन का। अब आपने पता चला 6 महीने काम किया, पहले अच्छा चला, फिर अच्छा नहीं चल रहा था, स्ट्रगल मूड था, आपने कहा चल भाई अब निकलते हैं अमेजोन की तरफ, वहाँ पे काम अच्छा बन जाएगा। इस तरह नहीं करना, एक फील्ड में लोग आपको पहचानने लगे। आज आप एक मार्केट में जाओगे, 10 लोगों को पिच करोगे, वो आपके साथ काम नहीं करेंगे,
6 महीने बाद वो आपके साथ ज़रूर काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट। UHU का आप सबने नाम सुना हुआ है, वो एक ग्लू होता है, ठीक है ना। उसको हमने जाकर पिच किया, क्लाइंट रेडी, डन हर चीज़, लेकिन फिर हमने ये देखा कि यार उसका प्रोडक्ट सिर्फ एक है, तो उसमें इतनी अच्छी सेल नहीं मिलेगी हमें, तो फिर हमने वो लॉन्च ही नहीं किया, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि एक चीज़ में सेल ही नहीं है, ठीक है ना, ऑनलाइन इतनी सेल ही नहीं आएगी तो हम उसको लॉन्च क्यों करें, तो फिर हमने उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया। तो इस तरह के ब्रांड्स नहीं देखने कि उसका प्रोडक्ट ही ना हो, ऐसे प्रोडक्ट कम से कम 8 से 10 प्रोडक्ट हो मिनिमम, ताकि 8 से 10 में 1-2 विनिंग उसके प्रोडक्ट होंगे जो आपको एक अच्छी सेल जनरेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि वाई ब्रांड्स पे ही क्यों जाएं भाई, प्राइवेट लेबल क्यों ना बनाएं, वाइट लेबल स्टोर क्यों ना बनाएं, ब्रांड्स पर क्यों जाएं। अच्छा, ब्रांड्स में ऑफलाइन शॉप्स भी शामिल हैं, जो हमारे यहाँ इलाकों में ऑफलाइन शॉप्स होती है ना, जिनकी अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, ब्रांड्स के अंदर ये ऑफलाइन शॉप्स भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रांड, इसलिए क्योंकि ब्रांड ने प्रॉपर ब्रांडिंग की हुई है। प्रॉपर ब्रांडिंग ये होती है कि उसका पूरा नक्शा, उसका पूरा डिज़ाइन, उसका पूरा प्रोडक्ट रेडी पड़ा हुआ है, आपको सिर्फ उठाना है, मार्केट करना है और बेचना है। आज मैं दराज जब खोलता हूँ ना, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं जो मैं 2013 2014 में यूज़ करके छोड़ चुका हूँ। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं कस्टमर ऑलरेडी नो देम, ठीक है। इस पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। कस्टमर ऑलरेडी नो देम का मतलब होता है कि ब्रांड को कुछ लोग जानते हैं पहले से, तो वो क्या, वो इजीली बाय कर लेंगे, आपके साथ इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। और काफ़ी सारे ऐसे वेल नोन ब्रांड्स भी अभी अवेलेबल हैं कि जो आपको नज़र तो नहीं आते, लेकिन उनकी जो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट ही लेडीज़ का है, तो जेंट्स के सामने तो मार्केटिंग नहीं होगा, ठीक है ना। जेंट्स को वो क्यों दिखाएगा भाई प्रोडक्ट, लेकिन आपको अब ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपको अब ब्रांड्स को हंट करना है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा ब्रांड था, ठीक है। अब ये एक चीज़ आती है, कस्टमर ऑलरेडी नो देम। अब मैं आपको बात करता हूँ, पिछले 6 महीनों में मैं तकरीबन 1 लाख रुपए की वॉचेस बाय कर चुका हूँ, ठीक है। वॉचेस कौन सी, स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल वॉच, 1 लाख रुपए की। अगर हम इस महीने बात करें तो मैंने कोई 40-50 हज़ार की तो सिर्फ इस महीने बाई की है, बल्कि लाख से ऊपर की बाई की होंगी। मैंने हाथ में पहनी हुई भी नहीं है, लेकिन मैं बाय करता हूँ। बाय कैसे करता हूँ, जब मैं बाय करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई ब्रांड मुझे नॉर्मल चाइना की मिल रही होती है 5,000 रुपये की, 7,000 रुपये की, 10-12 हज़ार में मुझे मिल जाती है ब्रांड की, तो मैं कहता हूँ कि चलो मुझे ब्रांड की मिल जाएगी, वारंटी वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो मार्केट में लोग अवेलेबल हैं, काम करने के लिए लोग अवेलेबल हैं। हम जब मॉल्स में जाते हैं तो छोटे छोटे कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, वॉचेस के, परफ्यूम्स के, तो वो ऐसे बिला वजह नहीं खुले हुए होते, उनका खाली रेंट महीने का 4-5 लाख रुपए का होता है। वो इसीलिए ही लोग उनसे ब्रांचेस लेके अपना पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ पर कार्ड्स खोलते हैं। ये ज़्यादातर ब्रांड्स के अपने नहीं होते, वो उनसे वो लेते हैं कि यार हम आपका लकी वन मॉल में स्टॉल लगाना चाह रहे हैं। वो कहेगा ठीक है, मुझे आप 10 लाख रुपए लॉयल्टी दो और 10 लाख का मैं आपको स्टॉल बना कर दूंगा, और 10 लाख की आप मुझसे इन्वेंट्री लोगे, 3 मिलियन का आपका ये एक कार्ड सिर्फ बनेगा। अब बात करेगा कि कोई बाई करने आता है उस पर, बिल्कुल आता है भाई। अगर दिन के 5 कस्टमर भी आ गए तो उसकी लाख रुपए की सेल वैसे ही खड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का क्या फायदा होता है कि अगर एक प्रोडक्ट नहीं चला दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं चला तीसरा चल जाएगा, तीसरा नहीं चला चौथा चल जाएगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करना है, ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाना है। अगर ब्रांड्स के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, उस प्रोडक्ट को हटा दें, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है पैकेजिंग, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग हुई हुई है, ठीक है। उस ब्रांड को आप दराज पर बेचोगे, कोई आपके साथ कंपीट करने नहीं आएगा प्राइस में, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। आपकी अगर फॉर एग्जांपल बॉटल है तो बॉटल की शेप अलग है, आपकी डिजाइनिंग है प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग अलग है, ठीक है ना। इसमें आपकी बिल्कुल सारी चीजें अलग हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पैकेजिंग। फिर सबसे मुश्किल चीज आती है, वो होती है सप्लाई चेन। अगर आप होलसेल का काम अगर आप वाइट लेबल का स्टोर बनाते हैं, वाइट लेबल इसे कहते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट उठाया अपने स्टोर पर बेच दिया, ठीक है।
प्राइवेट लेबल उसे कहते हैं कि जिसमें आप हर चीज अपनी बना रहे हो, सारी चीजें सेट कर रहे हो, ठीक है। अब व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में हमेशा आपको सप्लाई चेन का मसला रहेगा, लेकिन ब्रांड में क्या होता है कि सप्लाई चेन का इशू नहीं होता। हम एक व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं ब्रांड को, ब्रांड हमें अगले दिन बिल बनाकर बेचता है, हम पेमेंट करते हैं, इन्वेंट्री हमारे घर पर आ जाती है, क्योंकि उनके राइडर्स ऑलरेडी जाते हैं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने, वो हमारे ऑफिस पे भी दे जाते हैं। तो सप्लाई चेन का मसला ही सॉल्व। मैं क्यों बिला वजह एक बंदा रखूं जो बार बार मार्केट जाए और माल लेकर आए, ठीक है। अब ये क्या लेडीज़ के लिए भी ईजी है कि एक ब्रांड्स के साथ उन्होंने डील कर ली, डील करने के बाद क्या हुआ, एक बार की सिर्फ मसला है कि उनसे जाकर मिलना होगा, उन्हें बिजनेस के बारे में बताना होगा कि ये सारी चीज़ें हैं, हम इस तरह आपके साथ काम करेंगे, डन हो गया ब्रांड। लेडीज़ घर में बैठकर आराम से काम कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें सप्लाई चेन शॉर्ट है। ब्रांड को तो पता है ना मेरा तो घर बार इससे चलता है भाई, मेरे 200 पीछे एम्प्लॉय हैं, अगर मैं सप्लाई चेन ही शॉर्ट नहीं रखूंगा तो मेरे 200 एम्प्लॉय बेचारे कहाँ जाएंगे, या मेरा अपना बिजनेस कहाँ जाएगा। तो ब्रांड आपके लिए काम करता है, आप अपना 10% कमीशन पे काम कर रहे होगे ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये तो बहुत बातें हो गई साथ भाई, सारी बातें भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन बजट क्या रिक्वायरमेंट होगा, किस बजट पर हम काम कर सकते हैं दराज पर, ठीक है ना। किस बजट पर हम लोग दराज पर काम कर सकते हैं, होलसेल का। होलसेल के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन क्या होती है, लीगलाइजेशन ये होती है कि अब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। लीगलाइजेशन ये होती है कि अब आपको अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी, अपना एनटीएन बनाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग डरते हैं कि यार नहीं यार मसला हो जाएगा, एफबीआर वाले मेरे घर आ जाएंगे टैक्स लेने। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। कल मैं एक अपने दोस्त से मिला तो पता नहीं मैं भूल गया क्या बात हो रही थी, उसने मुझसे पूछा तू टैक्स कितना भरता है, नहीं उसने हमारी बात हो रही थी कोई बाहर के वीज़ा पर, तो मैंने अपने इसको स्टेटमेंट बताई, मेरी इतनी स्टेटमेंट है। उसने कहा अच्छा बस, कह रहा मेरी तो 1 करोड़ की है, सॉरी 1 अरब की है मेरी। उसने कहा कि मेरी 1 साल की 1 अरब की मेरी वो है ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा बोले मैंने टैक्स 60,000 रुपये बढ़ा है, 60,000 रुपीज़। मैंने कहा मैं तो मतलब उसकी इतनी ज़्यादा थी, मेरी बहुत कम थी, तो मैंने कहा मैंने भी 60,000 रुपये टैक्स भरा है। तो वो कह रहा है तुम तो पागल हो, कह रहा है तुम्हारा लॉयर ही सही नहीं है कि उसने तुम्हारे पैसे ज़्यादा लगवा दिए। खैर लीगलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने पूरे साल क्या बिजनेस किया वो आपको गवर्नमेंट को बताना है। गवर्नमेंट नहीं कह रही कि मुझे अपने पैसे जमा करवाओ, गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपनी पूरा रेवेन्यू शीट बनाओ, हमारे साथ शेयर करो, हमें बताओ कि इतना आपने ऑफिस एक्सपेंस दिया, इतनी आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, इतना आपने अपने मोबाइल में खर्चा किया, इतना आपने अपने पेट्रोल में खर्चा किया, इतना आपने अपने डिनर लंच में खर्चा किया, इतना आपने अपने गिफ्ट्स बांटे, ठीक है, इतने आपने अपने एम्प्लॉय को बोनसेस दिए। उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है उस पर हम क्या करेंगे, आपको टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो लीगलाइजेशन ये होती है कि आप अपना टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको बिजनेस करने का तरीका आएगा। अगर आप पहले ही स्टेप से डरोगे कि नहीं भाई मैं तो अपना एनटीएन नहीं बनाऊंगा। दूसरी चीज़ आती है, काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि अबे भाई यहाँ हमारे जेब में 1000 रुपये नहीं है भाई, द टैक्स वैक्स कंपनी कहाँ से पढ़ लें। ऑनलाइन यूट्यूब पर जाएंगे आप, यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी कैसे बनती है, आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे ऑनलाइन टैक्स फाइल कैसे होता है, फ्री है, आप खुद टैक्स फाइल कर लो ऑनलाइन। हाँ गलत हो सकता है, कंपनी खराब बन सकती है, ठीक है। देखो जिसके पास पैसे नहीं है वो रिस्क ले ले भाई, नहीं है ना पैसे नहीं, अब क्या करें, अब कंपनी तो बनानी है, इन्वेंट्री मुझे उधार में मिल रही है तो मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कंपनी बनाने के पैसे नहीं है, इन्वेंट्री तो मामू मेरे उधार दे रहे हैं, अब क्या करूं भाई। अब आप यूट्यूब पर जाकर बना लें कंपनी को, ठीक है, और जो रिस्क लेना नहीं चाहते वो हमसे बनवा लें भाई। अच्छा उसके बाद बात आती है फर्स्ट इन्वेंट्री, ठीक है। ये लीगलाइजेशन में तकरीबन कम से कम कंपनी आप बनाओगे ना 5,000 रुपये की बनती है, खुद बनाओगे फ्री बन जाएगी, ठीक है। किसी से सर्विस लोगे वो आपसे 5,000 रुपये चार्ज करेगा, प्रॉपर कंपनी बनाकर देगा आपको। लीगलाइजेशन में 5,000 का खर्चा आ रहा है। अच्छा इसमें फिर अलग अलग कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे 15,000 की, एसएमसी बनाओगे 15,000 की बनेगी, प्राइवेट लिमिटेड बनाओगे 20,000 की बनेगी। एसएमसी में ये फायदा होता है कि फ्लिपेबल होती है, आप उसको बाद में बेच सकते हो।
प्राइवेट लिमिटेड में ये फ़ायदा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने पैसे पूरे लगा दिए, अब बिजनेस को और पैसे चाहिए, बिजनेस तो और पैसे मांग रहा है, तो फिर आपने क्या किया, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी को अपनी इक्विटी बेच दी कि भाई मेरी ये वैल्यूएशन है, इस वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे इतने पैसे, आप इतनी परसेंटेज ले लो और मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ये फायदा होता है कि आप बाद में डायरेक्टर ऐड करवा सकते हैं। सोल प्रोवाइडर में डायरेक्टर ऐड नहीं होंगे, एसएमसी में भी डायरेक्टर ऐड नहीं होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिजनेस मतलब प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड पे लोग इक्विटी नहीं देते, वो ऐसे ही नॉर्मल लिखत पढ़त कर लेते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहें। फर्स्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट मैं कहूँगा कम से कम है ना 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, अगर आप बाय करने जा रहे हैं, आपको क्रेडिट पर नहीं मिल रही तो, ठीक है ना। और ब्रांड के ऊपर एक भड़म होना चाहिए कि भाई ये बंदा है ना, ये मुझे महीने की 10 लाख की सेल ला कर देगा, तो इसके साथ मैं काम करूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इन्वेंट्री आपको बाय करनी है, फिर सेकेंड इन्वेंट्री, क्योंकि फर्स्ट इन्वेंट्री आप बाय कर लेंगे, फिर जब वो शिप हो जाएगी तो क्या होगा, एक सर्कल होता है दराज का, ठीक है ना। ऑनलाइन आप बिजनेस करते हैं, वेबसाइट पर काम करते हैं, मार्केट प्लेस पर काम करते हैं, एक दराज का सर्कल होता है। सर्कल ये होता है कि आज आपको 15 ऑर्डर्स रिसीव हुए, कल आपने 15 ऑर्डर्स शिप करवाए, वो 15 ऑर्डर पूरे पाकिस्तान से आपको आए हुए हैं, तो शिप होने में, जाने में टाइम लगेगा, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लगेगा, फिर उसके पैसे बनेंगे, दराज के राइडर के पास आएंगे, दराज का राइडर आगे देगा दराज वालों को, फिर दराज वाले आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे। इसमें ये 10-15 दिन का एक सर्कुलेट टाइम लगता है, ठीक है ना, जिस वजह से आपको फर्स्ट इन्वेंट्री के बाद सेकेंड इन्वेंट्री भी बाय करनी होगी। सेकेंड इन्वेंट्री आप बाय करेंगे, फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, सप्लाई चेन हो गया, कैश फ्लो मेंटेन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा जो खर्चा है होलसेल का ब्रांड बनाने पर वो है लीगलाइजेशन, सेकंड जो हमारा खर्चा है वो है फर्स्ट इन्वेंट्री, थर्ड जो हमारा खर्चा है वो है हमारी सेकंड इन्वेंट्री, और फिर उसके बाद हमारा आता है मार्केटिंग का बजट। मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है, हर प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं मार्केटिंग नहीं करूँगा, लिस्ट करके सिर्फ बैठ जाऊँगा, तो उसमें भी चल जाएगा स्टोर, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, 4 महीने 5 महीने लग जाएंगे आपका स्टोर चलने में। इतना तो टाइम मेरे ख्याल से नहीं होगा आप लोगों के पास। थोड़ा सा मार्केट करें, फ्री इन्फ्लुएंसर्स ढूंढें जो सिर्फ प्रोडक्ट लेकर रिव्यू कर दे, आपको आपका प्रोडक्ट का लिंक लगा दें, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, पहले मैं फ्री में बनाता था, कोई बोले शाउट आउट दे दो, चलो भाई बना दी फ्री में, अब हम पैसे चार्ज करते हैं, अब भी हम बहुत ही कम पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन क्या मकसद है कि लोग आते हैं भाई। अभी आप भी ऐसे बंदे को ढूंढो जो अभी अभी मशहूर हुआ हो, उसके बाद ऑडियंस अच्छी हो, उसको बोला भाई प्रोडक्ट तो फ्री दे रहा हूँ ना, नेक्स्ट में आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो मार्केटिंग की बात आ गई, मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आप लोगों के फिर पैसे नहीं बनने, फिर पैसे बनेंगे बहुत मुश्किल से। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, शुड बी योर बजट 500K to 800K, 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक का आपका बजट होना चाहिए। अगर आपका बजट 5 लाख से 8 लाख का नहीं है तो फिर होलसेल का मॉडल नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, फिर ये शर्त है कि अगर आपको क्रेडिट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा वो। अगर आपको क्रेडिट मिल जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके किसी चाचू मामा ताया जानने वाले की जो आप पर भरोसा करे, ऐसा कोई नहीं है बंदा, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। जीरो इन्वेस्टमेंट का भी सॉल्यूशन है, वो अगर आप फर्स्ट क्लास देखेंगे, फर्स्ट क्लास में हमने बताया है कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे बिजनेस करना है। मैं थोड़ा सा उसको भी रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, 5 लाख से 8 लाख तक का आपका बजट होना चाहिए यहाँ पर। ये एक स्टोरी है, माज अहमद साहब हैं, फैसलाबाद से ये आए थे हमारे पास, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी एजेंसी में घुस जाते हैं, समझ रहे हो ना। अब वो किस तरह घुसते हैं वो नहीं बताएंगे हम आपको। ये फैसलाबाद से आए थे हमारे पास इंटर्नशिप करने, सोते भी हमारे ऑफिस में ही थे, चिल माहौल चल रहा था इनका। तो इन्होंने बताया कि इनकी अब्बू की मोबाइल एसेसरीज की शॉप है फैसलाबाद में। तो फैसलाबाद में शॉप थी, इन्होंने कहा हमें इन्वेंट्री क्रेडिट पर मिल जाएगी, इन्वेंट्री का मसला नहीं है। उसने हमारी वैसे ही ऑलरेडी वीडियोस देखी हुई थी, होलसेल की बिजनेस की वीडियोस हमारी देखी हुई थी, होलसेल मॉडल की।
इसको होलसेल मॉडल समझ आया। इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? इन्वेस्टमेंट 200K, 2 लाख की इसने इन्वेस्टमेंट लगाई, जिसमें लीगलाइजेशन हो गया, ठीक है, स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिजाइनिंग हो गई, डिजाइनिंग पे खर्चा किया, और इसने मार्केटिंग पे खर्चा किया, और लाख रुपए इसने ना ब्रांड को एडवांस दे दिए कि भाई ये मेरा कैश फ्लो से चलता रहे। इस तरह इसने बनाया। मेहनत, टाइम लगता है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों के सामने 90 डेज। 90 डेज में इस बंदे ने कितना जनरेट किया? 15,44,000 रुपए जनरेट कर लिए। एक उसने खुद को टारगेट दिया कि 3 महीनों में मैं क्या जनरेट करूंगा, तो 3 महीनों में उसने 15 लाख रुपए का रेवेन्यू टारगेट जनरेट किया। 15 लाख में आराम से ना इसका प्रॉफिट मार्जिन जो होगा ना वो कमो पेश 2 से 2.5 लाख तो कम से कम होगा। ये मैं आपको बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ, 2 से 2.5 लाख तो उसका प्रॉफिट मार्जिन आराम से होगा 90 डेज में। 90 डेज में इसने तकरीबन 984 ऑर्डर इसने जनरेट किए। प्रोडक्ट जो उसके सोल्ड हुए वो हुए 1645, मतलब हर बंदे ने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए, ठीक है। वो इस तरह था कि हम एक प्रोडक्ट के साथ हमेशा कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट रखते हैं। अगर आप फ्री गिफ्ट वाले जितने देखोगे ना दराज पर लिस्टिंग्स, वो हमारी ही होगी, और दूसरा मेरे ख्याल से कोई काम नहीं कर रहा, या हमारे ही किसी स्टूडेंट की होगी। तो हम हमेशा एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं कस्टमर को। कस्टमर को चूज करने में आसानी हो जाए कि भाई उसको प्रोडक्ट बाय क्या करना है। एवरेज ऑर्डर जो आ रहा है वो आ रहा है 1569 का, मतलब इसके अंदर डिलीवरी भी शामिल है। वो प्रोडक्ट हमें ना 900-1000 रुपए का हमें पड़ता था, ठीक है। 1500 कुछ का बिकता था, तकरीबन 150-200 रुपए इसमें आप डिलीवरी के लगा लो, 200-250 रुपए पर ऑर्डर मास को जो है वो बचते थे। ठीक है, तो 1569। अब आप लोग कहोगे कि मैं 150 रुपए का प्रोडक्ट बेचूं 150 रुपए का, क्योंकि मेरे बजट में वो आ रहा है, तो फिर आपको उसमें बचेगा क्या भाई? कुछ भी नहीं बचेगा। काफ़ी सारे, कल ही एक मैसेज आया था कि साथ भाई जितना प्रॉफिट है उतना वो दराज ने ही ले लिया। दराज ने आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, आपने खुद के साथ नाइंसाफ़ी की है, चीज़ों को ना सीख कर, जल्दबाजी में काम कर कर, चीज़ों को प्रॉपर सीखा नहीं। सबसे बड़ा मसला ही हमारा मैथमेटिक्स का है, कैलकुलेशन का है। ऐसे ही हमारा कर्जा इतना थोड़ी बढ़ गया है। पाकिस्तान में मैथ्स में सब फेल होते हैं। हमारे जो एवरेज नंबर है ना 35 है पाकिस्तान में, मैथ्स और साइंस। ऐसे ही हम पीछे थोड़ी हैं साइंस में, ऐसे ही हम मैथ्स में पीछे थोड़ी हैं, क्योंकि हमें हिसाब किताब ही नहीं आता, ठीक है। टोटल एवरेज हमारे 35 नंबर आते हैं। पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए, 2 नंबरों से हम पास होते हैं। तो बास्केट साइज जितना बड़ा होगा, 1500, 1800, 2000, उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। लेवरेज मिलेगा ना, एक लेवरेज मिलेगा। अब मैं देखता हूँ कि यार एक बंदा है, कल मैंने एक शॉपिंग की 22,000 रुपये की, मैंने उसे कहा भाई डिस्काउंट करो, वो कह रहा साथ भाई इसमें इतना है ही नहीं कमाने का। मैंने भी सोचा हाँ यार मैं चीज़ें भी इतनी सारी ले रहा हूँ, 22,000 रुपये में उसको क्या ही बच जाएगा, मैंने कहा चलो दे दो भाई, ठीक है। तो बास्केट साइज आपका जितना बड़ा होगा उतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा। उसने 22,000 रुपये में 3,000 रुपये शायद कमा लिए हों, शायद 4,000 रुपये कमा लिए हों, ठीक है ना। तो बास्केट साइज को बड़ा करना है, प्रोडक्ट्स को बड़ा करना है। फिर क्या, कल एक शॉप में गया मैं, मुझे थोड़ा सामान चाहिए था, उसके पास मुझे और चीज़ें मिल गई, मतलब उसने मुझे अपसेलिंग की। उसने मुझे बताया साथ भाई ये भी है, साथ भाई ये भी प्रोडक्ट है, साथ भाई ये भी प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें मुझे मेरे काम की थी, मैंने बाय कर ली, ठीक है। उसी तरह सुपर मार्ट में मैं काम करता था, सुपर मार्ट में मैं काम कर रहा था, नीचे ग्रोसरी होती है, फर्स्ट फ्लोर पर गारमेंट्स का काम होता है, बेबी एसेसरीज वगैरह होती हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। एक बंदा आया ऊपर, उसने कहा मेरे उसकी बेटी को या बेटे को पता नहीं बच्चा आया था, उसने कहा कुछ तोहफे लेने। वो हमारा सेल्समैन ऐसा था, उसने इतनी अपसेल किया, उसका 50,000 रुपये का बिल बना दिया। उसने बोला ठीक है भाई, कार्ड निकाल के दिया, चार्ज हो गया, कहानी खत्म। अब आप बोलोगे साथ भाई हमारे पास तो कार्ड की मशीन भी नहीं है, हम कैसे क्लाइंट को काटें इस तरह। आप इस तरह काटोगे कि दराज पर ऑलरेडी कार्ड लगा हुआ है भाई। और मैंने एक चीज़ देखी है,
मैं जेब से कैश निकाल कर देता हूँ ना तो मुझे दुख होता है पैसे जा रहे हैं, ऑनलाइन पे कर देता हूँ दुख भी नहीं होता, नंबर्स कम होते हैं नंबर फिर बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये भाई दुनिया पागल नहीं है कि कार्ड पे क्यों आ रही है, कार्ड पे इसलिए आ रहे हैं कि कार्ड पे बंदा ज्यादा शॉपिंग करता है। क्रेडिट कार्ड क्यों बांटते हैं बैंक वाले? ताकि बंदा ज्यादा शॉपिंग करे, औकात से ज्यादा शॉपिंग करेगा बिल नहीं बढ़ सकेगा, बैंक वाले कमाएंगे फिर उससे। समझ रहे हो आप? तो कार्ड लेस आप ऑर्डर यहां पर जनरेट कर सकते हो। अगर आप दराज पर काम कर रहे हो, 30 से 35% ऑर्डर्स आपको ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन पेड, मतलब कि वो तो लाजमी डिलीवर्ड होने, ठीक है, क्योंकि उसे पता है मैंने अपने पैसे दे दिए, अब मेरा प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, वरना पैसे अगर मैं प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो पैसे मुझे 30-35 दिन बाद मिलेंगे। अच्छा जी, इसके बाद कौन सी? हाँ वो हटा दो। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब, हमें तो बताया गया था कि यहाँ पे आएंगे तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में काम मिल जाएगा, यहाँ तो लाखों रुपए की बातें हो रही हैं। लाखों रुपए होते तो हम यहाँ क्यों आते? हम भी अपने सोडा की शॉप नहीं खोल लेते बाहर 5 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में। तो भाईजान सोडा की शॉप नहीं खोलनी आपको, ना इन्वेस्टमेंट की परेशानी करनी है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ऑफलाइन शॉप वाले के पास जाना है, ठीक है। मल्टीपल ब्रांड्स हो गए, अब आप बोलोगे मैं एक मल्टीनेशनल ब्रांड के पास जाऊं, वो तो आपको घास भी नहीं डालेगा भाई, बिल्कुल जवाब ही नहीं देगा वो। आपको एक नॉर्मल ब्रांड्स के पास जाना है। नॉर्मल एक ब्रांड होता है, ठीक है, नॉर्मल बंदा है, आपकी कम्युनिटी का है या आपका जानने वाला है या आपकी ज़बान, देखो थोड़ा सा है ना, बात करने के लिए थोड़ा सा आपको उसके जैसा दिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक आपको छोटी सी बात करता हूँ। अब अभी मेरे साथ हाशमानी को कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते, नहीं लोग नहीं जानते ज़्यादा। तो साद हाशमानी जो है वो एक अमेरिकन सिटीज़न है और वो एक रिटेल मिलीनियर है, ठीक है। मैं कभी मिलीनियर से मिला नहीं था, मतलब इस तरह के इन्फ्लुएंसर भी हो मिलीनियर भी हो। तो मैं जब उसके सामने गया तो मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन हमें बात करने आती है। अब मैंने सिर्फ उसे कॉपी किया, वो जिस स्टाइल में बैठा मैं आके उस स्टाइल में उसके सामने बैठ गया, ठीक है। फिर हमारे सामने कॉफ़ी आ गई। अब मैंने कहा भाई कॉफ़ी किस तरह पीते हैं, ठीक है ना, अब मुझे तो डील बनानी है उसके साथ, ठीक है। अब कॉफ़ी किस तरह पीते नहीं पता था भाई कि बड़े लोगों के साथ बैठ के कॉफ़ी किस तरह पीते हैं। उसने जिस तरह उठाई कॉफ़ी हमने भी उस तरह उठा ली। जब उसने आखिरी सिप लिया कॉफ़ी का, मेरे आधा कप बचा था, मैं भी एक गटक गया पूरा एक साथ, मैंने उसके साथ रख दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। चाइना का वजीर खजाना जो है ना, वो आया मलेशिया, ठीक है, गाड़ी से उतरा, सामने उसको रिसीव करने के लिए लोग खड़े हुए हैं, वो मलेशिया के वजीर खजाना थे। उन्होंने टाई नहीं पहनी थी, ठीक है, चाइना वालों ने टाई पहनी हुई थी। उसने गाड़ी के उतरने के साथ अपनी टाई खोली,
और उसकी पूरी टीम ने अपनी टाइयां उतारी हैं, क्योंकि एक जैसा दिखना है। अगर अगले से बात करनी है तो एक जैसा दिखना है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि वो फॉर एग्जाम्पल मेमनी में बात कर रहा है, अगर वो ब्रांड वाला, तो आप उससे जाके मेमनी में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप देख रहे हो कि वो पंजाबी में बात कर रहा है, तो आपने थोड़े से पंजाबी के वर्ड्स बोल दिए। इससे क्या होगा, एक कनेक्शन बनेगा, थोड़ा सा अपनापन बनेगा। अगर वो उर्दू में बात कर रहा है, आप जाके उर्दू में बात करें भाई, ठीक है। इससे क्या होगा, एक कनेक्शन बनेगा, एक सारी चीज़ें बनेंगी। अब ये एक्सपीरियंस सीखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस आप सीखोगे, चीज़ें समझोगे, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा चीज़ों का। तो इस तरह करना है। आप जब एक ब्रांड के पास जा रहे हो तो उसे बताना है कि तुम्हारा मेरे साथ कनेक्ट करने में, मेरे साथ रिलेशन बनाने में क्या फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप उसे ये नहीं समझा सकते तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं समझा सक रहे थे। शुरू में ब्रांड कॉन्सेप्ट इतना हमें नहीं पता था। शुरू में हमें पता था कि इन्वेस्टमेंट को रेस करना है, इन्वेस्टमेंट पकड़नी है। अब इन्वेस्टमेंट किससे पकड़नी है, जिससे बात करो वो भाई बहुत पढ़ा लिखा बंदा हो, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी ग्रेजुएशन भी नहीं की, जिससे बात करें वो इतना पढ़ा लिखा बंदा है। अब वो सवाल ऐसे पूछ रहा है। एक बंदा है जिसका जेब खाली है, एक बंदा है जिसके पास 50 लाख रुपए हैं, तो भाई उसने 50 लाख रुपए कैसे कमाया होगा। उसके पास खतरनाक किस्म का उसका IQ लेवल होगा, उसका दिमाग ऐसा होगा कि उसने 50 लाख रुपए कमा लिए। अब वो 50 लाख कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कितनी चीजें पूछेगा आपसे, मल्टीपल चीजें पूछेगा। पहला इंटरव्यू हुआ हमारा, जलील हो गए भाई, हम बिल्कुल परेशान हो गए, ठीक है। पता ही नहीं था कि क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, नुकसान हो गया। पहला इंटरव्यू ज़ाया हुआ, दूसरा ज़ाया हुआ, तीसरा ज़ाया हुआ, ऐसे कोई 25-50 इंटरव्यूज़ हमारे ज़ाया हुए, तो हमें पता चला कि बात कैसे करनी है, ठीक है ना। इसी तरह आप लोगों को भी आज से स्टार्ट करोगे तो फ़ायदा होगा भाई, ठीक है ना। अब जैसे कि बात करते हैं, यार मुझे यूट्यूब पे काम करना है, मुझे फेसबुक पे वीडियोस बनानी है, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अब मैं 2014 से बना रहा हूँ वीडियोस, आज जाके वायरल हुई हैं। कितने साल हो गए बताएं ज़रा, 9 साल लगे, 9 साल। तो क्या चीज़ करना आसान है, बिजनेस बनाना आसान है? नहीं है ना आसान। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 4 साल हमने मार्केट में अपना नाम बनाया, तो अगले ने भरोसा किया, उखाई जमात ने भरोसा किया कि हाँ यार ये बंदा जो है ना, ये लोगों को वैल्यू देगा, लोगों को फ़ायदे देगा, ठीक है ना। और मैं इसीलिए अक्सर मैं फ्री सेशन लगा रहा होता हूँ। मेरा क्या फ़ायदा है भाई, मुझे यहाँ 50 लोगों को भी पढ़ाना है, मुझे यहाँ 500 लोगों को भी पढ़ाना है, ठीक है ना। किसी की लाइफ सेट हो जाए, किसी को फ़ायदा हो जाए भाई, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों का ही फ़ायदा है। अच्छा जी, तो अभी मेरे बाद एक और ट्रेनर आने थे, वो आई नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, दराज बिजनेस मॉडल को। अच्छा जी, दराज ये हमारी जो फाइल है ना, ये वही है जो मैं आपको कह रहा था क्लास 1 की। तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को जॉब वगैरह पर भी जाना होगा, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि इस क्लास को दोबारा से देखना है प्रॉपर, ठीक है। हमारी कम्युनिटी है, उस पर आप जाकर कॉन्टेक्ट, उस पर आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, तो उस पर हम आज क्लास भी शेयर कर देंगे, या हमारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से रोड मैप क्लास है, ठीक है। बिजनेस मॉडल्स ऑन दराज, अगर आप लोग के पास नोट पैड है, मोबाइल है, थोड़ा सा निकाल लें, लिख लें, चीज़ों को लिख लें। लिखने से आपका जो यकीन होता है, आपका जो इरादे होते हैं, वो और पुख्ता हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छा चीज़ों को समझ सकते हो, याद रह जाता है, रिमाइंड हो जाता है अगर आप चीज़ों को लिखते हो। तो चीज़ों को लिखना स्टार्ट करें, पेन पेंसिल है तो उससे लिख लें, वरना मोबाइल में लिख लें, नोट पैड में, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, देयर आर 2 ways फॉर अर्निंग फ्रॉम दराज, ठीक है। 2 तरह से आप दराज पर अर्निंग कर सकते हो। एक आ गया सर्विस मॉडल, दूसरा आ गया आपका अपना ओन स्टोर, ठीक है। सर्विस मॉडल, ओन स्टोर, 2 चीज़ें आ गई। अच्छा, हमारी पुराना टॉपिक में थोड़ा सा एंड करना भूल गया। जो ऑफलाइन कोई जानने वाला है, कोई है, तो उससे जाके आप बात करोगे कि भाई मुझे आपके साथ काम करना है, ठीक है। जब आपको उनके साथ काम करना है तो आप कहोगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मुझे काम करने आता है, मैं आपको सर्विस देने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। आप मुझे 20% प्रॉफिट शेयरिंग दे देना। वो बोलेगा मैं क्यों दूं भाई तुम्हें, आप कहो आपको आपके पैसे ही मिलेंगे, मैं ऑनलाइन महंगा बेच दूंगा। आप दुकान पर 100 रुपए की एक चीज़ बेचते हो ना, उस 100 रुपए की चीज़ पे आपका ऑफिस का एक्सपेंस भी है, आपकी शॉप का एक्सपेंस भी है, ठीक है।
मैं आपको ऑनलाइन कोई एक्सपेंस भी नहीं दे रहा और मैं आपकी रेट के ऊपर अपना पैसा लगा के बेचूंगा, ठीक है, 20-25 रुपए मैं अपने लगा दूंगा, वो मैं आपसे ले लूंगा महीने के एंड में 20%। तो इस तरह आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। और मल्टीपल ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिनका है ना भाई दिल नहीं चलता कि मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करूं, मैं अपना ब्रांड किसी को दूं, उनका दिल नहीं चलता। आप उनके पास जाएंगे, वो आपके साथ कोलैबोरेट कर लेंगे। मुश्किल है, आसान नहीं है। 10 जगह जाओगे, 20 जगह जाओगे, 25 जगह जाओगे, परेशानी होगी, मसला होगा, फिर कोई ना कोई एक बंदा तो राजी होगा काम करने को, ठीक है ना। अभी मैं कहूँगा मार्केट फिर इजी है, अभी मार्केट में काम करना फिर इजी है, बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होनी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सर्विस आ गई, ओन स्टोर आ गया, दो चीज़ें हो गई भाई। अब आप इसमें चूज कर लें, अपने पास आपको लिखना है, ठीक है ना, कि सर्विस है तो आप सर्विस देना चाह रहे हैं, अगर ओन स्टोर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। इसको आगे करते हैं। दराज अकाउंट्स हो गए, 3 टाइप्स के हमारे दराज के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। अब आप देख लें कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, कौन सा स्टोर ऐसा है जिस पर आप करना चाहेंगे काम। इंडिविजुअल होता है, बिजनेस होता है, और आपके पास आ जाता है दराज मॉल, ठीक है। इंडिविजुअल, बिजनेस और दराज मॉल, ये 3 मॉडल्स होते हैं काम करने के। इंडिविजुअल आप स्टार्ट कर सकते हो 2 लाख से 2.5 लाख रुपए में। बिजनेस अकाउंट आप स्टार्ट कर सकते हो तकरीबन 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो। डीमॉल अगर आपको करना है तो कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आप कमा कितना सकते हो। इंडिविजुअल अकाउंट है तो उससे आप कितना कमा सकते हो, और अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है तो आप उससे कितना कमा सकते हो। इंडिविजुअल अकाउंट अगर आपके पास है तो आप उससे 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट से भी आप तकरीबन 1.5 लाख रुपए बना सकते हो। वो डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट का बास्केट साइज क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्या कहते हैं। अच्छा, बिजनेस अकाउंट में ये फायदा होता है कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। सिक्योरिटी ये कि आप इसको बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, आप इसको बाद में डी मॉल पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दराज मॉल की। दराज मॉल पर आप भाई मंथली 3 लाख रुपए भी कमा सकते हो और 3 लाख से ज़्यादा भी कमा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 3 लाख रुपए कमाने हैं तो आपके पास 10 लाख रुपए की कम से कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि दराज मॉल पर चीज़ वैसे ही महंगी बिकती है। 150 रुपए वैसे ही आप दराज मॉल पर चीज़ों को महंगा बेच सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, जी दराज मॉल से इसलिए पर्ची, बहुत अच्छा सवाल किया भाई ने, काफ़ी सारे नए लोग बैठे हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता देते। भाई ने कहा कि मेरे सामने 2 लिस्टिंग्स आ रही हैं, एक लिस्टिंग 1000 रुपये की बेच रहा है, दूसरी लिस्टिंग 1250 रुपये की बेच रहा है, 250 रुपये महंगी। लोग उससे क्यों बाय करेंगे? लोग इसलिए बाय करेंगे कि उसके पास डी मॉल है, उसके पास है दराज मॉल। मैं मल्टीपल ऑर्डर्स करता रहता हूँ ऑनलाइन ना, मंथली 30,000 40,000 की मेरी शॉपिंग होती है लाजमी। उसमें मैंने तो नोट नहीं किया था इस चीज़ को, मैं किसी को दिखा रहा था कि देखो मैं शॉपिंग करता हूँ। उसने कहा साथ भाई आपने सारा डी मॉल से ही बाय किया है। मैंने कहा यार मेरी ये थिंकिंग नहीं थी कि मुझे डी मॉल से बाय करना है, लेकिन मैंने अपने ऑर्डर्स देखे तो ज़्यादातर ऑर्डर मैंने डी मॉल से ही बाय किए हुए थे। वो क्यों बाय किए हुए थे? क्योंकि मैं शॉपिंग करता हूँ इसकी 2 वजह हैं। एक तो मेरा बिजनेस है, मुझे सीखने को मिलता है। दूसरा ये कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। टाइम मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, काम में टाइम ही नहीं होता। संडे को फ्री होते हैं, संडे को वो मार्केट ही नहीं खुली होती, ठीक है ना। तो जब बंदे के पास टाइम नहीं होता तो उसके लिए पैसे ज़रूरी नहीं होते, टाइम ज़रूरी होता है। मैं एक प्रोडक्ट मंगवाता हूँ इंडिविजुअल सेलर से, वो मुझे देता है, 7 दिन बाद मेरे घर आएगा और प्रोडक्ट भी चेंज, कुछ और बेच दिया,
तो मुझे, मैं कहता हूँ यार मैं डीमॉल से बाय करूँगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरी चीज़ मेरे टाइम पर और सही चीज़ मुझे मिल जाए, ठीक है। तो अगर काफ़ी सारे लोगों के कॉन्सेप्ट में ये होगा कि यार मैं, कि यार नहीं यार लोग नहीं बाय करते, लोग बाय नहीं करते यार, लोग सस्ता ही बाय करते, नहीं है इस तरह भाई। गुल अहमद का आप नाम देख लो, ये जे डॉट हो गया, इनके आप खाली आउटलेट तो विजिट करो जाके, 20-20 हज़ार रुपये के इनके शलवार कमीज़ होते हैं और लोग लेते हैं भाई, क्यों नहीं लेते। लेविस ब्रांड का आपने नाम सुना है, ये मैंने पैंट पहनी हुई है, 5,000 रुपये की पैंट है। क्यों पहनी हुई है? क्योंकि सामने मुझे 200 लोग देखेंगे भाई, ये मेरी इज्जत मेरे कपड़ों में, ठीक है ना। ये जूते पहने हुए 6,000 रुपये के, तो लोग लेते हैं। लोग ये मैंने क्यों बाई किया इतना महंगे कपड़े, ये शर्ट 4,000 रुपये की है, ये हमने क्यों बाई की? क्योंकि अब मैं अगर साद आशमानी के सामने जाके बैठूंगा 500 रुपये वाली शर्ट और टी शर्ट के साथ, वो बोलेगा यार बस साद भाई एक अर्जेंट कॉल आ गई है, अस्सलाम वालेकुम। समझ रहे हो आप। वॉचेस जो मैंने आपको बताया हमने महंगी महंगी बाई की है, वो जब ऐसी कोई जगह पर हम जा रहे हैं तो हाथ में वो मेरे अभी बैग में ही पड़ी हुई है, 20,000 रुपये की वॉच है, नहीं पहनी है अभी हाथ में, नहीं पसंद भाई, भारी भारी लगता है यार, एनजाइटी होती है, सर घूमता है। तो अब एक बिजनेस है भाई, अब एक मॉडल, अब एक बिजनेस मॉडल है, उसके लिए चीज़ करनी पड़ती है। एक हमारे पास क्लाइंट आया, उसका काम क्या था पता है, वो गाड़ियों को पीपीएफ करता है, ठीक है। पीपीएफ क्या होता है? अब मैं अक्सर सोचता था कि यार ये 2 गाड़ियां एक साथ खड़ी है, ये कितना चमक रही है, दूसरी चमकती नहीं है, ये क्या फॉल्ट है, इसमें क्या मसला है, ऐसी कौन सी पॉलिश है यार। बाद में हमें पता चला कि भाई उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ी हुई होती है, जो कि 50,000 रुपये की चढ़ती है। उससे क्या होता है कि गाड़ी को स्क्रैचेस नहीं आते, गाड़ी आपकी चमकती रहती है हर टाइम, ठीक है। दूसरी चीज़, वो मेरे पास आया बंदा, उसने कहा साद भाई मुझे अपना ये ब्रांड लॉन्च करना है गाड़ियों की एसेसरीज़ का। मैंने अपना उसको बजट बताया। उसने कहा यार साद भाई मुझे इतना ऑनलाइन में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लग रही, इतना मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स महंगे हैं और दराज पर बहुत सस्ते लोग बाय कर रहे हैं। उसने मुझे बताया कि साद भाई गोल्फ है, गोल्फ का आप लोगों को पता है क्या होता है? गोल्फ कौन खेलता है बताएं मुझे। ज़्यादातर इलीट क्लास जो होती है ना वो गोल्फ खेलती है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया क्यों नंबर 1 आता है? ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर वर्ल्ड कप्स क्यों जीता है? क्योंकि उसके प्लेयर्स हैं ना गोल्फ खेलते हैं। और गोल्फ खेलने का मतलब होता है कि आपका जो एम का पावर, आपको पता है कि बॉल आपको कहाँ मारनी है। जिस तरह क्रिकेटर को फुटबॉल आता है, इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम को फुटबॉल खेलना भी आता है, क्रिकेट खेलना भी आता है और गोल्फ खेलना भी आता है, ठीक है। जब भी वो ज़्यादातर चैंपियन बनते हैं हर जगह में, ऐसे ही कोई चैंपियन नहीं बन जाता, उसके पीछे पूरी साइंस होती है, पूरी मेहनत होती है। क्लाइंट हमारे पास आया, उसने कहा साद भाई मुझे अपना गाड़ियों का एसेसरीज़ का ब्रांड बेचना है। ब्रांड किस तरह बिकेगा? उसने कहा साद भाई मैंने ना गोल्फ के जाके मैंने डोनेशन दिया, मैंने वहाँ अपनी एंट्री करवाई ज़बरदस्ती। वहाँ पर लोग गोल्फ खेलने आते हैं, मेरा स्टॉल लगा होता है गाड़ी का। कह रहा है मुझसे कोई करोला वाला 5,000 का ये थोड़ी खरीदेगा भाई, वो तो ओडी वाले, BMW वाले, ये लोग ही खरीदेंगे ना मुझसे। तो उसने अपनी मार्केट उसको बता दी कि मेरी मार्केट गोल्फ क्लब में। उसने वहाँ पे मेंबरशिप ली, लोगों से सलाम दुआ की, अब उसके पास गाड़ियाँ आती है गोल्फ क्लब से, भाई घर से उठा लेना यार, ये करवा देना काम यार। तो इस तरह अपनी ऑडियंस कहाँ पर है उसको इस तरह टारगेट करना पड़ता है। अब आप बोलोगे भाई अच्छा लोग लाखों रुपए गाड़ी पे सिर्फ साफ सुथरी करने पे लगा देते हैं, तो बिल्कुल लगा देते हैं भाई। हारिस भाई इसको आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा तारुफ ये है कि मैं हारिस मालगानी के नाम से मौजूद हूँ। मेरा नाम हारिस मालगानी है और क्या कहते हैं, मैं जो लोग यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है उन्होंने जानते हैं, हम तकरीबन 8-10 क्लासों से साथ हैं, चीज़ें बढ़ रहे हैं। आज का जो मेनली हमारा टॉपिक है वो दराज होलसेल से रिलेटेड है। अभी साथ ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ये करनी है कि ओवरऑल होलसेल ही क्यों। इसने बताया कि भाई प्राइवेट लेबल करना है, अपनी पैकेजिंग बनवानी पड़ेगी, अपना तमाम तर चीज़ें जब बनवाते हैं ना तो एक रिस्क फैक्टर फिर भी होता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। सही है। तो जब मैंने मार्केट में स्टार्ट लिया था बैक इन 2019 तो यही सारे कंसर्न्स थे कि भाई ब्रांड या अपना,
तो ब्रांड के साथ जब जाते हैं ना तो एक क्लियरिटी मिल जाती है कि यह आइटम बिकेगा या नहीं बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल कीवी का नाम सुना है आप लोगों ने? कीवी बेसिकली पॉलिश का ब्रांड है। अब आपके माइंड में यही होगा कि कीवी पॉलिश का ब्रांड है, क्या ही करना है इसका पॉलिश का। कीवी के पास 72 आइटम है, 72 आइटम है उसके पोर्टफोलियो में। क्या है पॉलिश? क्या करेगी पॉलिश? मार्केट में चूंकि वो मशहूर है उसकी वजह से दीगर प्रोडक्ट चलते हैं। पॉलिश हो गई, चीजें हो गई, उसी से क्या कहते हैं रिजेंबलेंस ली कि हाँ भाई पॉलिश बिक रही है और वो सिनेरियो आ गया। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा ब्रांड होना चाहिए, किस तरीके का ब्रांड होना चाहिए। हमने बात की थी डेली यूजेज की प्रोडक्ट्स की, सारा सिनेरियो बैक जो क्लासेस वाले हैं उनको कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे एक ब्रांड है, ये किसी ने इसके बारे में सुना है? ठीक है जी, केयर जो है वो 90 की दिहाई का ब्रांड है, 1990 से चलता हुआ आ रहा है, लेगेसी ब्रांड है। आपको हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी, हर प्रोडक्ट आपने इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्ट देखा होगा। इसके पोर्टफोलियो में कितने प्रोडक्ट होंगे? आपने हो सकता है इसका लोशन देखा हो, तकरीबन कमोबेश 96 से 98 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। सही है, ये सीईओ साहब ने मैसेज भेजा आप लोगों के लिए। अब ये क्या कहते हैं बेसिकली कंपनी का पोर्टफोलियो कहलाता है। सही है कि ओवरऑल क्या कह रहा है ब्रांड आपसे, ब्रांड के पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या सिनेरियो है। क्योंकि जब आप मार्केट में इन करते हो तो ये सारी चीज़ों का सिनेरियो आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इसकी कंपनी है कॉस्ट लैब, ये बैक एंड पे कंपनी है, ये आपको बेसिकली ऑथराइज करेगी। ऑथराइजेशन बेसिकली ये होता है कि दराज ये कहता है कि दराज मॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका खुद का ब्रांड हो या तो आपका किसी और का ब्रांड आप रीसेल कर रहे हो। ठीक हो गया, दो बातों पे ये ब्रांड मबनी है कि दराज मॉल आपको इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया मैं खुद बनाऊं, खुद बनाने के लिए 25 से 30 SKU जमा करूं, उसकी पैकेजिंग बनवाऊं, पूरा खर्चा करता हुआ हूं, तकरीबन 5 लाख 10 लाख जितना भी मेरा बजट है मैं उसमें इन्वॉल्व करूं, और फिर भी वो एक रिस्क फैक्टर पे है कि वो अभी क्या रिस्पॉन्स आएगा मार्केट में जाके। तो अगर मैं किसी और का ब्रांड रीसेल करता हूं, फॉर एग्जांपल मुझे इसी कैटेगरी में काम करना है, तो मुझे कंफर्म मिल जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगी, श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई क्या सिनेरियो चल रहा है। तो एक ये ब्रांड आ गया, सही है। अब इसकी प्रोडक्ट्स देखते हैं, ये देखी होगी सबने, सही है। ये आ गया ऑयल फ्री एक और इसका, फिर ये क्लींजिंग मिल्क आ गया, फिर ये आ गया विंटर लोशन आ गया, कोल्ड क्रीम आ गई, वेनिशिंग क्रीम आ गई। ये तकरीबन मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, और ये एक एक प्रोडक्ट अपने आप में अगर बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट हंट करना है, बेचना है ऑनलाइन, तो जिस तरह पेट्रोलियम जेली हो गई, हील क्रीम हो गई, हर प्रोडक्ट अपनी नीश के अंदर बहुत बेहतरीन काम करती है इसकी। सही है, ये ऑयल्स के अंदर आ गया, ये ऑयल्स की अलग पूरी मार्केट है, इसके अंदर बड़े प्लेयर्स हैं, सईद गनी, सैक, आप भी compete कर सकते हो, मार्केट देख सकते हो कि बेचना है, खुद से बनवाऊं उससे बेहतर है थोड़ा सा रीसेल करूं, नंबर कंफर्म मिले, 6-8 महीने बाद कंफर्मेशन हो, मैं अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च कर दूं। मैंने तो इसी नियत से किया, मैंने इसलिए शुरू किया कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई मैं किस बेसिस पे मार्केट में इन करूं। मैंने उसको रीसेल किया, 6-8 महीने का डेटा हो गया, मैं कंफर्टेबल हूं इस कैटेगरी में काम करने के लिए, चुपचाप अपना लॉन्च कर दिया। सही है, क्यों? क्योंकि नंबर भी पता है कहाँ से सप्लाई चेन है, कहाँ से माल मिलेगा, कहाँ सिनेरियो है, पूरा ओवरऑल मुझे समझ में आ गया गेम। ठीक है, अब ये ग्लिसरीन ऑयल आ गया, ये बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गई। मतलब इन एक एक प्रोडक्ट के आप नंबर्स देखोगे, सर्च वॉल्यूम देखोगे, जो चीज़ हमने सीखी है वो सारी चीज़ें देखोगे, अपने आप में ये अपनी कैटेगरी में बहुत तबाही प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फिर ये सोप आ गए, इसकी अलग मार्केट है, शैम्पू आ गया, अलग मार्केट है, फिर ये पाउडर आ गया, टेल्कम पाउडर्स आ गए। तो इस तरीके से ये सारा सिनेरियो आपके सामने आ गया। अब क्या कहते हैं कि भाई ये बेहतरीन ब्रांड है, ओवरऑल सारा सिनेरियो इसने प्रॉपर है, इसका प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, क्या कहते हैं काम करना चाहिए इस पे, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला आता है कि जब इतना वेल नोन ब्रांड होता है तो इस ब्रांड पे कभी नोट करना कि पीछे पैसे छपे हुए होते हैं। मैंने इसको लॉन्च किया था 2020 के अंदर, सही है, बहुत अच्छा बिकता था, बहुत अच्छा रेवेन्यू करता था, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि अगर एक केयर का लोशन का साशे है तो वो मार्केट में पता है कि वो 90 रुपए का मिलता है, तुम कुछ भी साइंस लगा के उसको 100 रुपए का नहीं बेच सकते। इसी तरीके से हर घर में हर खवातीन को पता है कि शान का डब्बा 50 रुपए का मिलेगा, तुम कुछ भी कर लो, कितनी बड़ी मार्केटिंग टीम लगा दो, 55 रुपए का नहीं बेच सकते उसको। सही है, ये सिंपल रूल है।
कि अगर एक प्रोडक्ट पे EMRP छपी हुई है, उसकी प्राइस टैग उसका अलाइन हुआ है, आप मार्जिन नहीं कमा सकते। तो हमारा जो मेनली गलती थी, क्योंकि गलतियों से सीखा, मेरे से पहले ये मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता था। मेरे पोर्टफोलियो में अभी करंटली 130 ब्रांड है, पाकिस्तानी 130 ब्रांड है, कुछ बाहर के भी हैं जिनको पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, उनको डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको पॉडकास्ट मिल जाएगी, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो भी देख सकता है। तो अब यहाँ पे इस टाइप के जो ब्रांड हैं और जो FMCG कैटेगरी है, FMCG क्या होती है? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, ये सारी प्रोडक्ट्स आती हैं। इसमें मार्जिन नहीं बना सकते, ठीक है, हो गया। कैसे नहीं बनता? क्यों? क्योंकि हर किसी को उसका रेट पता है। दो चीजें होती हैं, एक होती है नीड्स, एक होती है वांट्स, ठीक है, जरूरत और लग्जीरियर। आपने टारगेट हमेशा लग्जीरियर को करना है अगर अपना काम सस्टेनेबल करना चाहते हैं तो। अगर मुझे लगता है कि यार मुझे काम करना है और मैं चने की दाल बेचना शुरू कर दूं, मैं बेच लूंगा, मेरा रेवेन्यू बहुत अच्छा होगा, लेकिन मार्जिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में आपको मार्जिन नहीं मिलता, बहुत कम मार्जिन पे काम हो रहा होता है। तो अब केयर की वापस से स्टोरी पे आते हैं। केयर के ब्रांड को अप्रोच किया, इन्होंने बोला ठीक है हम काम करने के लिए तैयार हैं। फॉर मी केयर इज लाइक कि भाई इतना बड़ा नाम है, हमारे नाम के साथ जुड़ेगा, वाह वाह होगी, मार्केट में बताएंगे कि यार केयर के साथ काम कर रहे हैं, अगले और ब्रांड्स थोड़े से ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। सारी चीज़ें हो गई। उस टाइम पे इतना मार्जिन का इतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी कि क्या सिनेरियो होगा। तो जब इन्होंने ऑथराइज कर दिया, इन्होंने एक बात ये बोली कि भाई हमारे पास चूंकि फिजिकल जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, आपको हर दुकान पे हर मोहल्ले में इसकी प्रोडक्ट मिलेगी, तो हम आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दे सकते। आप लेट सपोज एक चीज़ 85 रुपये की, आप 85 रुपये की लो और आप बेचो 95 रुपये की। अब 95 रुपये की मैं बेचूं तो दराज के कमीशन भी तो देने भाई, पैकिंग भी तो करनी है, वेयर हाउस में भी तो रखने हैं, अपने ऑपरेशन भी तो चल रहे हैं, सारा सिनेरियो है। तो उस चीज़ में इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मरवा सकते हैं। बहुत सारे लोग होता है कि हाँ यार बड़ा ब्रांड है। इसी सेशन के दौरान होलसेल पढ़ाया गया, समझाया गया, बताया गया। हमारे एक स्टूडेंट कहाँ चले गए? कैंडी लैंड के पास चले गए। कैंडी लैंड इज ह्यूज, लेकिन क्या था? अप्रोच की। देखो मेरा पर्सनली ये होता है कि लोग डरते हैं, सही है, कि यार कैसे बात करनी है, क्या करना है। आप अप्रोच करो। उससे मीटिंग से एक दिन पहले हमने जूम पे रात में बात की, घबराया हुआ था कि क्या बात करनी है, बुलाया है, सारा सिनेरियो है। मैंने कहा भाई तुम अपनी बात करके आ जाओ, सीख लो, हमको पता है हमको नहीं काम करना उनके साथ। अब क्यों नहीं करना? 4 रुपए की 5 रुपए की चॉकलेट है, कैसे बेचोगे उसको? मार्जिन ही नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि जहां मार्जिन नहीं मिलेगा वहां काम कैसे होता है। तो वहां काम ऐसे होता है कि जिस तरीके से आपको मैंने कीवी का बताया, कीवी की जैसे मदर कंपनी है पेरिडॉट, तो बैक एंड पे मार्जिन डिसाइड होंगे कि मैं आपका काम करने को तैयार हूं, मैं ये सारी चीजें बेचने के लिए तैयार हूं, मुझे 15% मेरा चाहिए। आपकी प्रोडक्ट मार्केट डिसाइड है कि 600 की ही बिकती, हम भी 600 की बेचेंगे। तमाम अखराजात निकालने के बाद मुझे आप मेरा 15% दे दो, मुझे आप मेरा 12% दे दो। होलसेल कितने परसेंट पे होता है? अमूमन दुनिया में 8 से 10% ही होता है। आप बोलो कि मैं 30% निकालूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ 30% तब निकलेगा कि जब आप, मेरे पास केस स्टडी है कि जितने भी पेशावर के ब्रांड्स होते हैं, जितने भी पठान बिरादरी हमारे ब्रांड्स चला रही है, आपको मार्जिन बहुत बेहतरीन मिलेगा। अब इन लोगों के पास कैसे ब्रांड होते हैं? इनके पास टिश्यू से रिलेटेड, मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड, कंप्यूटर एसेसरीज से रिलेटेड आपको ब्रांड्स मिलेंगे। चाइना में मैन्युफैक्चरर हो रहा होता है, ये लोग तुर्खम बॉर्डर के थ्रू मंगवा रहे होते हैं, मार्जिन बेहतरीन होता है। मार्जिन बेहतरीन कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक एयरपॉड्स है, आपने देखा कि यार वहाँ पे तो कंपटीशन बहुत है, दराज मॉल के अलावा जा ही नहीं सकते, तो अब बेहतरीन एंट्री कैसे होगी? ब्रांड के थ्रू होगी। अब वो ब्रांड मशहूर नहीं है, उसका नाम लेट सपोज बहुत अजीब व गरीब नाम है, मशहूर ही नहीं है, वो लोग जानते ही नहीं है, लेकिन आपको मार्केट प्लेस का पता है किस तरीके से काम होगा। आपने उस ब्रांड की प्रोडक्ट ली जो कि 1500-2000 रुपए की है, आपको पता है मार्केट में कितने का बिक रहा है, 3000-3500 का बिक रहा है, आपने उसको वहाँ पे अलाइन कर दिया, सही है। तो वेल नोन ब्रांड का जो पार्ट अभी साथ ने क्लियर किया, इसके अलावा अगर अच्छा मार्जिन चाहिए तो फिर कहाँ जाना पड़ता है? जो मशहूर नहीं है ब्रांड। अगर एक ब्रांड मशहूर नहीं है और आप उसको सेल्स ला के देते हो तो वो कहीं नहीं जाएगा, आपसे उसकी रिश्तेदारी हो जाएगी, क्योंकि भाई आप उसको ऑनलाइन सेल्स जनरेट करके दे रहे हो। ऑनलाइन सेल्स सिर्फ ऑनलाइन सेल्स नहीं होती। एक ब्रांड है, दराज पे सर्च कीजिएगा, किचन टाइम के नाम से, सही है, उनका जो ऑनर हैं वो पंजाब से हैं, लाहौर से हैं। उस ब्रांड ने कांटेक्ट किया कि हाँ यार मुझे काम करना है। अब वो ब्रांड क्या करता है? मसाले बनाता है, सही है। मसाले से मुराद जैसे शान है,
उसी तरीके से पंजाब बेस एक ब्रांड है, छोटा सा ब्रांड है, उनकी अपनी फैक्ट्री, अपनी प्रोडक्शन है, उन्होंने बोला हमको काम करना है। जब वो हमारे पास आए, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ भी नहीं थी, सही है, लेकिन उस बंदे का विजन था कि हाँ यार मुझे काम करना है, प्रॉपर वे में सारा सिनेरियो है, मुझे इसको लेके चलना है। 3 महीने लगे, नहीं ला सके हम सेल। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, कि तकरीबन 30 दिन में हमने 500 के हिट किए थे। एक स्टूडेंट आता है, बोलता है आपका मार्जिन कितना था? मैंने कहा 8% था, 10% था। बोला क्या फ़ायदा हुआ, हम तो उससे बेहतर है कि लाख रुपए कमा लें, 20% 30% पे काम कर लें। तो हर जगह हर सिनेरियो अलग अलग होता है। अब तुम्हारे पास एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में स्कोप है, और मैं एज एन एजेंसी अगर काम कर रहा हूँ, मुझे तो चैलेंज है कि इस कैटेगरी में सेल चाहिए। मैं मसाले वाले को तो नहीं बोलूँगा ना कि भाई तू ये चीज़ लॉन्च कर दे, तेरी सेल आ जाएगी, नहीं हो सकता ऐसा। तो चैलेंजेस आएंगे, हर तरीके से आएंगे। एक कैटेगरी है नूडल्स की, जाके दिखाओ उधर, कनौर है, फिर सेमियांग है, तीसरा ब्रांड हम लेके कूदे वहाँ पे, टाइम लगता है, सेल्स निकालनी पड़ती हैं। तो उस किचन टाइम वाले का विजन था कि हाँ यार काम करना है, सेल्स की जगह नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि 2 मुश्किल बातें आती हैं। अगर एक घर में, आपके घर में एक टाइप का मसाला आता है, तो मैं आपका घर में वो चेंज नहीं करवा सकता। एक अगर आपकी रिवायत चल रही है कि यार स्पेसिफिक ये मसाले यहाँ से आते हैं या किसी स्पेसिफिक शॉप से आते हैं, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, मसला कहाँ आ रहा था कि लोगों को ट्रस्ट दिलाने में। ब्रांड से मीटिंग हुई, 3 महीने ज़ाया की, स्पेंडिंग भी ज़ाया की, तकरीबन आप कंसिडर कर लो 2-2.5 लाख रुपए मार्केटिंग पे उड़ा दिया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और क्या किसको बताएंगे कि भाई ये एक ब्रांड है, वो भी बोल रहे कि हाँ भाई मार्केट में जो बेहतरीन लोग हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। फिर ये हुआ कि एक शाशा इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अगर लेट सपोज एक बिरयानी मसाला समथिंग XYZ ग्राम का है, वो नॉर्मली चल रहा है, आपने उसका एक शाशा दे दिया, और शाशा फ्री में दिया हमने। 3 महीने शाशे फ्री में दिए कि 10 रुपए की एक चीज़ है, आप फ्री में ले लो इसको। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा आपके घर में तो पहुंचा दूं ना मैं मसाला, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप सुन तो लो कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप इसको देख तो लो, आप यूज़ तो कर लो। तो वो पहला बैरियर जो है वो ब्रेक किया। पिछली आज़ादी सेल गुजरी है, हमने शान को बीट करा मार्केट प्लेस पे। शान कितना बड़ा ब्रांड है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी, लेकिन काम कंपीट कर रहे हैं, हम दराज पे कंपीट कर रहे हैं, हम दराज को जानते हैं भाई। शान के नंबर्स तकरीबन कह रहे थे महीने के 900 के समथिंग, और किचन टाइम ने कुछ 11-11.5 लाख रुपए का रेवेन्यू हिट किया था। अब आप बोलोगे 11 लाख रुपए का रेवेन्यू क्या बात हो गई भाई? तो 11 लाख रुपए का रेवेन्यू, 10 रुपए की प्रोडक्ट, 50 रुपए की प्रोडक्ट कितनी बेचोगे तब वो 11 लाख होगा। एक प्रोडक्ट है जो 3000 रुपए की है, तुमने उसके 300 यूनिट बेचे, तुम्हारे 9 लाख रुपए बन गए। लेकिन अगर एक चीज 50 रुपए की है, 100 रुपए की है, तो वो अलग अलग चीजें डिफाइन करती हैं। तो सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि थोड़ा सा टाइम जरूरी है, लोग अप्रोच नहीं करते, थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ भाई क्या सिनेरियो चल रहा है, कंपेटिटर मेरा क्या कह रहा है, क्या ओवरऑल सिनेरियो है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। डायरेक्ट आप कूदोगे, समझोगे नहीं। अब एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि भाई ब्रांड ढूंढें कहाँ से। मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं जो है वो इम्तियाज़ चला जाता था, कभी किसी मार्केट में होता था, कभी किसी मार्केट में होता था। मोबाइल से पिक्चर्स ले ली, जो ब्रांड है, ब्रांड कैसे पता लगेगा? उसके लोगों के आगे TM लिखा हुआ होगा या C लिखा हुआ होगा कि वो रजिस्टर्ड है। या हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल बताएं तो IPO एक वेबसाइट है जहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर होते हैं, वहाँ से भी डेटा निकलता है। आप उसकी फाइल डाउनलोड कर सकते हो, देखते रहो। किसी भी क्लास के अंदर चले जाओ कि क्लास 35 = ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा ब्रांड है, क्लास 3 फैशन, कौन कौन सा ब्रांड है, आपको नजर आ जाएगा। फिर इम्तियाज़ हो गया, चेज हो गया। सबसे बेहतरीन जो मेरे लिए रहा वो नाहिद रहा। नाहिद में क्या होता है, नाहिद हमेशा ये काम करता है कि जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनको पाकिस्तान में लाया हुआ होता है वो। तो अब जब बाहर का आइटम होता है, मल्टीपल लोग नहीं बेच रहे, मोनोपोली आइटम होगा तो मार्जिन अच्छा मिलेगा। इसके अलावा दूसरा और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके से कि आप कोई ड्रामा अगर देख रहे हो, कोई मशहूर है, एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, इन्फ्लुएंसर है, वो नॉर्मली PR पैकेजेस अलाइन करे हुए होते हैं उन लोगों ने। किस तरीके से किए होते हैं अभी देख लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं अजान का।